आरोही को इस तरह रोता देख दक्ष की एकदम से काली हो गई, लेकिन फिर भी उसने उसे कुछ नहीं कहा, बस प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगा। वो समझ रहा था कि ऐसा कुछ भी था जो उसे आरोही के बारे में नहीं पता था। उसे बचपन से लेकर अभी तक आरोही के बारे में हर छोटी सी छोटी बात पता थी। वो कब क्या करती है, उसे क्या पसंद है, उसके दोस्त, उसका बिहेवियर, सब कुछ। लेकिन जब से आरोही हॉस्पिटल से वापसी आई थी उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल गया था। वो कोई दूसरी ही आरोही लग रही थी जिसके बारे में उसने सुना था, और जब वो उससे पहली बार मिला था तभी उसने ये बात नोटिस कर ली थी। लेकिन उसने कभी भी आरोही से इस बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे पता था कि आरोही उसे कुछ नहीं बताएगी। लेकिन उसे जल्द से जल्द पता करना होगा कि किसकी वजह से उसकी लिटिल वाइफ ही इतनी दुखी थी। 10 मिनट बाद आरोही जब पूरी तरह शांत हो गई तो उसे ध्यान आया कि उसने अभी अभी क्या किया। वो सच में आज खुद के इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाया। पता नहीं वो दक्ष को क्या जवाब अगर उसने उसे पूछा कि वो इस तरह क्यों रही थी। उसने सोचा था कि वो स्ट्रांग थी, लेकिन नहीं, वो आज में अपने बच्चों को याद करके खुद के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। नहीं, वो ऐसे टूट नहीं सकती थी। उसे अभी बहुत कुछ करना था, उसे अपना बदला लेना था, अपना नाम कमाना है। और रहे बात बच्चे की, तो पिछली जिंदगी में न सही लेकिन इस जिंदगी में तो उसका बच्चा हो ही सकता है। आरोही ने धीरे से दक्ष की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी दक्ष उसके माथे पर एक किस करते हुए बोला, क्या अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा था? वो हाँ, मैं तो भूल गए हब्बी। फिर जल्दी से दक्ष को हाथों पर लाइट किस करते हुए बोली भी, हब्बी शाम को मिलते ही। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली। वैसे भी वो अपनी दक्ष के सवालों से बचाना चाहती थी। आरोही के वहां से जाते ही दक्ष के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसने अपना फोन निकला और किसी को फोन लिया और कुछ देर कल पर बात करने के बाद वो वहां से चला गया। क्या दक्ष को आरोही को रिबॉट के बारे में पता चल जाएगा? क्या होगा उसका रिएक्शन जब उसे इस बारे में पता चलेगा? 10 मिनट बाद आरोही जब पूरी तरह शांत हो गई तो उसे ध्यान आया कि उसने अभी अभी क्या किया। वो सच में आज खुद के इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाया। पता नहीं वो दक्ष को क्या जवाब अगर उसने उसे पूछा कि वो इस तरह क्यों रही थी। उसने सोचा था कि वो स्ट्रांग थी, लेकिन नहीं, वो आज में अपने बच्चों को याद करके खुद के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। नहीं, वो ऐसे टूट नहीं सकती थी। उसे अभी बहुत कुछ करना था, उसे अपना बदला लेना था, अपना नाम कमाना है। और रहे बात बच्चे की, तो पिछली जिंदगी में न सही लेकिन इस जिंदगी में तो उसका बच्चा हो ही सकता है। आरोही ने धीरे से दक्ष की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी दक्ष उसके माथे पर एक किस करते हुए बोला, क्या अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा था? वो हाँ, मैं तो भूल गए हब्बी। फिर जल्दी से दक्ष को हाथों पर लाइट किस करते हुए बोली भी, हब्बी शाम को मिलते ही। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली। वैसे भी वो अपनी दक्ष के सवालों से बचाना चाहती थी। आरोही के वहां से जाते ही दक्ष के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसने अपना फोन निकला और किसी को फोन लिया और कुछ देर कल पर बात करने के बाद वो वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ अग्निहोत्री विला। रुद्रम आर्या को उसके कमर से पकड़कर खुद से चिपकाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अब बताओ वाइफी, तुम सुबह रो क्यों रही हो? बोलो हाँ। इतना बोल रुद्रम ने आर्या के माथे से अपने माथे को जोड़ लिया। रुद्रम के यूं आंचक खींचने से आर्या सीधे रुद्रम के बाहों में जा गिरी और उसका सर रुद्रम के सीने में जा धंसा था, जिससे आर्या की आंखें बंद ही गए। लेकिन रुद्रम का सवाल सुन आर्या को एक बार फिर से वो सब कुछ याद आ गया जो उसने नीचे रुद्रम और निखिल के मुंह से सुना था। सुबह का समय जब आर्या रेडी होकर बाहर आए तो उसने सुना कि रुद्रम ने उससे बदला लेने के लिए शादी की थी। वो उसे कभी भी दिल से पत्नी नहीं मानेगा और वो किसी और से प्यार करता है। भले ही आर्या को पता था कि रुद्रम ने उससे बदले लिए शादी की थी, पर उसे नहीं पता था कि रुद्रम किसी और से प्यार करता है। उस समय रुद्रम के मुंह से ये सुनकर आर्या का दिल टूट गया और वो खुद से संभाल नहीं पाए और वहीं पर फुट फुट कर रोने लगी। ये सब याद आते ही आर्या रुद्रम की पकड़ से खुद को छुड़वाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, छोड़िए। मुझे पता है कि आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है और न ही आप मुझे अपनी पत्नी मानती है, इसलिए अपना ये झूठा दिखावा करना बंद कीजिए कि आपको मेरी परवाह है। छोड़िए मुझे, जाइए आप अपनी उस लड़की का नाम है हाँ शिवानी, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके बाहों में आपको सुकून मिलता है। ये जबरदस्ती का रिश्ता आपको निभाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? छोड़िए मुझे। रुद्रम आर्या के मुंह से ये सारी बातें सुनकर हैरान था। वो आर्या को खुद को उसकी पकड़ से छुड़वाने की कोशिश करते हुए देख रहा था। वो देख रहा था कि किस तरह आर्या उससे दूर जाना चाहती है। ये सब देखकर रुद्रम को गुस्सा आ गया और वो आर्या के बालों को कसकर पकड़ के खुद के मुंह के बेहद करीब करते हुए बोला, वाइफी, तुम्हें किसने हक दे दिया कि तुम मुझसे इस तरह बात करो? और तुम्हें किसने हक दिया कि तुम अपने इस जाबन से शिवानी का नाम लो? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है वाइफी कि तुम मुझे ये बता सको कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और मुझे तुम ये बताने वाली कोई नहीं होती कि मुझे किसकी बाहों में सुकून मिलता है, समझी?
रुद्रम को इतने गुस्से में देख भी पता नहीं क्यों पर आज आर्या को डर नहीं लग रहा था, बस रुद्रम के मुंह से अपने लिए इतने कड़वे और तीखे शब्द उसके दिल में चुभ रहे थे। रुद्रम आगे आर्या को बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर चढ़ते हुए बोला, और क्या कहा वाइफी तुमने कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ और मैं रिश्ता जबरदस्ती निभा रहा हूँ? तो हाँ, निभा रहा हूँ मैं ये रिश्ता जबरदस्ती। इतना बोल रुद्रम ने आर्या की साड़ी का पल्लू को उसके सीने से एक झटके के साथ हटा दिया और उसके सीने को अपने हाथों से बड़े ज्यादा से सहलाते हुए सनक भरी आवाज में बोला, लेकिन वाइफी ये शादी भले ही मैंने मजबूरी में की हो, लेकिन मैं इसे अपने पूरे तन और मन से निभा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे इस जिस्म की लत लग गई है मुझे, और इसे लत को रुद्रम अग्निहोत्री छोड़ दे ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए वाइफी आइंदा से ऐसी बातें अपनी जुबान से क्या अपने दिल में भी सोची ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना बोल रुद्रम आर्या के सीने को ब्लाउज के ऊपर से ही चूमने लगा और एक हाथ से दबाने लगा। आर्या को ऐसा लग रहा था कि इस आदमी को अपने शरीर से इतना दूर भेज दे कि वो उसे देखना तो दूर उसे महसूस भी ना कर पाए। रुद्रम के इस तरह से खुद के उभारों को चूमता और छूता देख आर्या के बॉडी गर्म होने लगी थी। वो अपने पैरों को अपने पैरों से मलने लगी। आखिर कुछ भी वो रुद्रम से बहुत प्यार करती थी और रुद्रम को अपने इतने करीब देखकर उसकी बॉडी खुद ब खुद रिएक्ट करने लगी थी। वही रुद्रम का हाथ धीरे धीरे उसके पेट को सहला रहा था। रुद्रम भी अब पूरी तरह गर्म हो चुका था। अब वो किसी भी हाल में आर्या को अपने अंदर चाहता था। रुद्रम के हाथ पता नहीं कब आर्या के साड़ी के प्लेट्स तक पहुंच गए और उसे निकालने लगा। आर्या को जब यह एहसास हुआ तो उसकी सारी रोमांटिक्स फीलिंग एक पल में गायब हो गई और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। आर्या ने एक जोरदार धक्का रुद्रम को मारा। रुद्रम इसके लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं था, जिस वजह से खुद को संभाल नहीं पाया और सीधे बेड के नीचे जा गिरा। रुद्रम को जब एहसास हुआ कि आर्या ने उसे बेड से धक्का मारा है तो उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई और गुस्से में जोर से चिल्लाया आर्या। रुद्रम को इतने गुस्से में देखकर भी आर्या को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो भी गुस्से में बेड से उठी और अपनी साड़ी को उतार कर बेड पर फेंकते हुए और चिल्लाते हुए रुद्रम के पास जमीन पर बैठते हुए बोली, क्या क्यों गला फाड़ रहे हैं और ये अपनी गंदी जबान से मेरा नाम लेना की सोचिएगा भी नहीं, और आप मुझे वाइफी बुलाते हैं तो वही बुलाए समझे, और खबरदार मेरे करीब भी आने की कोशिश की तो आपको जान से मार दूंगी। अगर मार ना पाऊँ मगर मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढ लूंगी जिससे आप मर ही जाओगे। और क्या कहा आपने? आपको मेरे जिस्म की लत लग गई है? तो मिस्टर रुद्रम अग्निहोत्री, मैं आपको एक बात बता दूं कि अब आप ये लत कहीं और जाकर लगानी होगी, क्योंकि अब आपके सामने खड़ी है आर्या। वो कमजोर आर्या नहीं आया जिस पे आप जब चाहे जबरदस्ती कर सके। मुझे लगा था कि आप बदल गए हैं, लेकिन मैं बेवकूफ़ थी जो बहकावे में आ गई। लेकिन अब और नहीं, मैं समझ गई हूँ आप कभी नहीं बदल सकते हैं। आप मेरे पति न होते तो आपको वो हाल करती कि आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि आप मेरी पति है। लेकिन कोई बात नहीं, ये आखिर बार है जब मैं आपको छोड़ रही हूँ। अगर आपने आगे ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोला कर आर्या बाथरूम की तरफ जाने लगी। वही रुद्रम आर्या का ये रूप देखकर अभी तक सदमे में था। ये अचानक से आर्या के अंदर कौन सी काली माँ की आत्मा आ गई थी जो वो उसे ऐसी धमकी देकर चली गई। जहाँ थोड़ी देर पहले रुद्रम के चेहरे पर शोक के भाव थे, वो बादल कर गुस्से का रूप ले लिया था और वो अपनी काली आंखों में आग लिए आर्या को देख रहा था जहाँ बाथरूम की तरफ जा रही थी। इधर आर्या जैसे ही रुद्रम को सुनाकर पीछे मुड़ी, उसका चेहरा दर्दे भर गया। जो थोड़ी देर पहले जो हिम्मत उसके चेहरे थी वो अब कहीं फुर होकर उड़ गई थी। आर्या धीरे धीरे बाथरूम की ओर जा रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान बचा लो मुझे इस राक्षस से। जोश जोश में मैंने इतना कुछ तो बोल दिया, पर अब आप तो जानते ही हो कि बोलने और करने में कितना फर्क होता था। बस इतना कृपा करो भगवान मुझ पर कि मुझे आज सही सलामत रहने देना। अगली बार से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। आर्या अभी भगवान से अपने आप को बचाने के लिए भीख मांगी ही रही थी कि तभी अचानक से उसके अपनी कलाई पर एक तेज पकड़ का एहसास, जिसे महसूस कर आर्या अपनी शक्ल रोनी सी बनाकर खुद से मन में ही बोली, लो जाग उठा शैतान। पर आर्या तू डर मत, बस हिम्मत से काम ले, और जो थोड़ी देर पहले जिस गुस्से से तूने रुद्रम जी से बात की थी ना, बस उसी रोब की जरूरत थी तुझे। इतना बोल आर्या खुद को हिम्मत देने लगी। आर्या इस वक्त सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में ही थी, जिसमें उसका तराशा हुआ बदन किसी अपसरा की तरह लग रहा था। आर्या ने एक गहरी सांस ली और गुस्से से पीछे मुड़कर रुद्रम से बड़े ही रोब से बोली, क्या है आपको? इतना सब सुनने के बाद भी चैन नहीं है? मैंने बोला ना अपने बदन की गर्मी। इतना बोलते बोलते आर्या एकदम से चुप हो गई। ये जो रोब और गुस्सा अभी आर्या के चेहरे पर था वो कहीं उड़ ही गया और उसकी जगह घबराहट और डर ने ले ली थी, क्योंकि इस वक्त रुद्रम किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। रुद्रम गुस्से से आर्या की घूर रहा था और आर्या के चेहरे और डर और घबराहट देखकर रुद्रम के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई और ये देखकर आर्या के पसीने छूटने लगे। रुद्रम आर्या के बाल को पकड़ उसे खींचते हुए बोला, हाँ तो वाइफी तुम कुछ बोल रही थी, क्या थी वो बात? रुद्रम याद करते हुए बोला,
आर्या हकलाते हुए बोली, ना ना नहीं तो मैं कहाँ कुछ बोल रही थी आपको, भला मेरी कहाँ इतनी हिम्मत की आपको कुछ बोल सकूं, जरूर आपने कुछ गलत सुना होगा। आर्या की बात सुन रुद्रम की पकड़ आर्या के बालों पर और कस गई और वो बोला, ना बीबी तुम अपने पति को बहुत ही हल्के में ले रही हो, 2-4 बार तुमसे अच्छे से बात क्या कर ली तुमने, तो मुझे हल्के में लेना स्टार्ट कर दिया। इतना बोल अचानक ही रुद्रम आर्या के बाल को छोड़ उसके कमर को पकड़ते हुए उसे अपने पास लाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो क्या कहा था तुमने वाइफी कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ना पुकारूं, तो क्या तुम किसी और के मुंह से अपना नाम सुनना चाहती हो? फिर वो आर्या के कमर को और कसते हुए बोला, अगर ऐसा चाहती हो तो भूल जाओ वाइफी, क्योंकि इस जन्म में तुम्हें मुझसे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। आर्या को बहुत दर्द हो रहा था पर वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, दर्द से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये सब देखकर भी रुद्रम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्रम आर्या को खींचते हुए बाथरूम के अंदर ले गया और उसे शावर कर नीचे खड़ा कर शावर ऑन कर दिया और खुद उसके सामने खड़ा हो गया। शावर से निकलता पानी रुद्रम और आर्या को भिगो रहा था। आर्या का चेहरा इस वक्त नीचे था, वो डर से कँप रही थी, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपना चेहरा उठाकर रुद्रम को देखने की। रुद्रम बस एक टक आर्या देख रहा था, उसके कानों में बार वही शब्द गूंज रहे थे जो थोड़ी देर पहले आर्या ने उससे कहा था। रुद्रम आर्या के साथ क्या करेगा? ये शिवनी कौन है? क्या सच में रुद्रम उसे प्यार करता है? आर्या की बात सुन रुद्रम की पकड़ आर्या के बालों पर और कस गई और वो बोला, ना बीबी तुम अपने पति को बहुत ही हल्के में ले रही हो, 2-4 बार तुमसे अच्छे से बात क्या कर ली तुमने, तो मुझे हल्के में लेना स्टार्ट कर दिया। इतना बोल अचानक ही रुद्रम आर्या के बाल को छोड़ उसके कमर को पकड़ते हुए उसे अपने पास लाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो क्या कहा था तुमने वाइफी कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ना पुकारूं, तो क्या तुम किसी और के मुंह से अपना नाम सुनना चाहती हो? फिर वो आर्या के कमर को और कसते हुए बोला, अगर ऐसा चाहती हो तो भूल जाओ वाइफी, क्योंकि इस जन्म में तुम्हें मुझसे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। आर्या को बहुत दर्द हो रहा था पर वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, दर्द से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये सब देखकर भी रुद्रम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्रम आर्या को खींचते हुए बाथरूम के अंदर ले गया और उसे शावर कर नीचे खड़ा कर शावर ऑन कर दिया और खुद उसके सामने खड़ा हो गया। शावर से निकलता पानी रुद्रम और आर्या को भिगो रहा था। आर्या का चेहरा इस वक्त नीचे था, वो डर से कँप रही थी, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपना चेहरा उठाकर रुद्रम को देखने की। रुद्रम बस एक टक आर्या देख रहा था, उसके कानों में बार वही शब्द गूंज रहे थे जो थोड़ी देर पहले आर्या ने उससे कहा था। रुद्रम गुस्से से आर्या का चेहरा को पकड़कर अपने करीब करते हुए और उसके जबड़े को अपनी उंगलियों से कसते हुए बड़े ही गुस्से के साथ बोला, तुम्हें नहीं लगता वाइफी तुम बहुत बोलने रही हो? ये कोई तरीका होता है अपने पति से बात करने का? हाँ, क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि अपने पति से कैसे बात करते हैं, या तुम कुछ दिनों में वो भूल गए? अपने ही पति को तुम जान से मारने की धमकी दे रही हो, और कहाँ गई वो इज्जत और डर जो कल तक मेरे लिए तुम्हारी आंखों में थी? और क्या कहा था तुमने कि मैं तुम्हारे पास आया तो तुम मुझे जान से मार दोगी? कैसे वाइफी, कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए ऐसा बोलने की? रुद्रम इस समय गुस्से में इतना पागल हो गया था कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अपना गुस्सा कहाँ उतारे। अपने गुस्से में उसे ये तक ख्याल नहीं रहा कि उसने आर्या के जबड़े को अपने हाथों से इतनी कसकर के पकड़ा है कि किसी भी पल उसका जबड़ा टूट सकता है, पर गुस्से में रुद्रम को कहाँ उसकी फिक्र थी, उसे तो बस अभी कैसे भी करके अपना गुस्सा निकालना था। वही आर्या को बहुत दर्द हो रहा था, उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसे लग रहा था कि उसका मुंह किसी भी पल टूट जाएगा। आर्या घुटी हुई आवाज में रुद्रम से बोली, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। आर्या बार बार रुद्रम को उसे छोड़ने को बोल रही थी, पर रुद्रम था कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उल्टा आर्या के मुंह से बार बार उसे छोड़ने की बात सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया और वो आर्या की कलाई को पकड़ उसे अपनी तरफ खींच उसके हाथ को उसकी पीठ से मोड़ते हुए बोला, दर्द हो रहा है वाइफी तो दर्द सहने की आदत डालो, क्योंकि रुद्रम अग्निहोत्री को तुम्हारे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना बोलकर वो आर्या की कलाई को और जोर से मोड़ने लगा। रुद्रम ने आर्या की कलाई को इतनी जोर से मोड़ा था कि उसकी हाथों में पहनी चूड़ियां टूट गई और पूरे फ्लोर पर बिखर गए। टूटने की वजह से कुछ चूड़ियां तो आर्या के हाथ में भी चुभ गए, जिस वजह से फ्लोर पर खून बिखर गया जो पानी के साथ बह रहा था। लेकिन इस बात का एहसास न तो आर्या को था और न ही रुद्रम को। आर्या तो बस रुद्रम से अपनी कलाई छुड़ाने में लगी थी। वो जल्द से जल्द रुद्रम की पकड़ से आज़ाद होना चाहती थी, पर क्या ऐसा होना पॉसिबल था? इसका जवाब था ना। रुद्रम की पकड़ आर्या के हाथों पर इतनी मजबूत थी कि वो चाह कर भी अपने हाथ आज़ाद नहीं करा पा रही थी। उस शावर के नीचे रुद्रम और आर्या दोनों ही भीगे खड़े थे। पानी अभी भी ऑन था, जिस वजह से दोनों भीग रहे थे, क्योंकि ठंड का मौसम आ गया था और इस वक्त दोनों ही ठंडे पानी में भीग रहे थे, तो ठंड के मारे दोनों ही कांप रहे थे।
ठंड के मारे आर्या के शरीर के बाल तक खड़े हो गए, जिसे देख रुद्रम को एहसास हुआ कि आर्या को ठंड लग रही है। आर्या को इस तरह कांपता देख रुद्रम का मन तो हुआ कि वो शावर बंद कर दे, लेकिन आर्या को इस तरह खुद की पकड़ से छुड़ाता देख रुद्रम को गुस्सा आ गया और उसने उसकी हाथों में अपनी पकड़ को और मजबूत कर उसे खुद से चिपकाते हुए बोला, क्या कर रही हो वाइफी? इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम चाहे भी तो मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। अब तो आर्या को भी गुस्सा आ रहा था, आखिर ये आदमी उसे समझता क्या था? क्या वो उसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी थी जो उस पर इस तरह हमेशा हक जमाता रहता है? उसे क्या लगता है कि उसने इतने सालों तक उसकी दरिंदगी को झेल लिया तो अब भी वो सब झेल लेगी? तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। अब वो उसका कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी। गुस्से में आकर आर्या ने एक जोर की लात रुद्रम के पैरों पे मारी, जिससे रुद्रम को एक तेज दर्द महसूस हुआ और उसने एकदम से आर्या को छोड़ दिया और वो अपने पैरों को पकड़कर हल्के दर्द से आर्या को देखते हुए बोला, यूं पागल औरत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे कोई अपने पति को मराता है क्या? अगर मेरा पैर तोड़ देता तो तुम्हें पता भी है मेरा कितना नुकसान हो जाता? रुद्रम के मुंह से अपने लिए पागल औरत और हाथी जैसे शब्द सुन करके तो आर्या चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कहाँ वो पतली दुबली लड़की को हाथी बोल रहा था तो आर्या को गुस्सा आना तो लाजमी था। रुद्रम अभी भी अपने पैर की ऐसे देख रहा था जैसे उसे लात नहीं कोई लोहा पड़ा हो। आज तक किसी ने उस पे उंगली नहीं उठाई तो उसे लात मारना तो दूर की बात थी। आर्या गुस्से से रुद्रम के कॉलर को पकड़कर बोली, तुम पागल आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बोलने की? तुम खुद सांड जैसा भारी है और मुझे हाथी बोल रहे हो। अब आर्या आपसे सीधा तू पर उतार आई थी। उसे समझ आ गया था कि अगर उसे रुद्रम से डील करना है तो उसे उसकी भाषा में ही जवाब देना होगा। इतने साल इज्जत देके भी उसे क्या मिला? सिर्फ जिल्लत भरी जिंदगी नहीं, अब ईंट का जवाब पत्थर से देगी। वही आर्या के मुंह से अपने लिए तुम सुनकर रुद्रम पूरी तरह हैरान हो गया, क्योंकि आर्या ने आज तक कभी भी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, तो उसे तू करके बात करना दूर की बात थी। उसने आज तक आर्या का ये रूप नहीं देखा था। उसे नहीं पता था कि आर्या इतनी स्ट्रांग भी हो सकती है। वही आर्या एक बार फिर अपना पैर रुद्रम के पैर पे मारने ही वाली थी कि रुद्रम ने उसका पैर पकड़कर रोक लिया और मुस्कुराकर आर्या को देखने लगा। वही आर्या हैरानी से कभी अपने पैर को देख रही तो कभी रुद्रम के हाथ को। आर्या अपना पैर छुड़ाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पैर पकड़ने की? पगला आदमी, छोड़ मेरा पैर, अब क्या बच्ची की जान लेगा क्या? तभी आर्या को एहसास हुआ कि उसने क्या कहा। वो एकदम से चुप हो गई। आर्या, ये तूने क्या किया? कोई अपने पति से इस तरह बात करता है? फिलहाल तो रुद्रम ने आर्या की हर बातों को इग्नोर किया, जैसे आर्या ने अभी कुछ बोला ही नहीं, और आर्या को उसकी कमर से पकड़कर अपने कमर पर बैठाते हुए बोला, क्यों वाइफी तुम चुप क्यों हो गए? अभी तो तुम इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी, यहाँ तक कि मेरा कॉलर भी पकड़ने की हिम्मत की। अब इसका रिवाज तो तुम्हें मिलना चाहिए ना। आर्या तो पहले ही सदमे में थी कि वो रुद्रम की कमर में बैठ कैसे गई, और अब रुद्रम की बातें सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो अपने मन में बोली, अब ये कौन सा रिवाज देगी मुझे? पहले तो हमेशा सजा देते थे, तो अब ये बदल कैसे गए? आर्या ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्रम को देख रही थी, जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। रुद्रम को मुस्कुराता देख आर्या को एक और झटका लगा। उसे एक और नई बात पता चली कि उसका खड़ूस पति मुस्कुराता भी है, क्योंकि उसने इतने सालों में रुद्रम को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। सच में मुस्कुराते हुए रुद्रम बहुत ही हैंडसम लग रहा था। हाय, उसका पति इतना हैंडसम है, उसे तो पता ही नहीं था। लेकिन फिलहाल वो रुद्रम की हैंडसमनेस को गोली मारते हुए उसकी गोद से उतरने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे कोई रिवार्ड नहीं चाहिए, बस आप मुझे नीचे उतार दीजिए। मगर रुद्रम ने आर्या को कसकर उसकी कमर से पकड़ रखा था, जिस वजह से आर्या उसकी गोद से उतर ही नहीं पा रही थी। रुद्रम आर्या के नंगे कमर को अपना एक हाथ से पकड़ते हुए शावर बंद कर दिया और उसके गर्दन में अपना हाथ डाल वो आर्या की आंखों में आंखें डालकर बोला, छोड़ दूंगा वाइफी, इतनी भी जल्दी क्या है? इतना बोल रुद्रम ने आर्या के नर्म गुलाबी जैसे होठों पर अपना सख्त होंठ रख दिए और उसे चूमने लगा। ऐसा होते ही आर्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आर्या रुद्रम के कंधे पर मारने लगी ताकि वो उसे को छोड़ दे, पर रुद्रम तो रुद्रम था, उसे कब आर्या की हरकतों से फर्क पड़ने वाला था जो आज पड़ेगा, और कहाँ उसकी मस्कुलर बॉडी आर्या के मारने से दर्द करने वाली थी। आर्या की मार उसके लिए चींटी की मार जैसी थी। जब आर्या के लाख कोशिश करने के बाद भी रुद्रम ने उसे नहीं छोड़ा तो आर्या ने हार मान ली और वो भी धीरे धीरे रुद्रम की किस में खोने लगी और उसका साथ देने लगी। अब रुद्रम आर्या के साथ क्या करेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। और वो किस रिवाज की बात कर रहा था? रुद्रम ने आर्या की हर बातों को इग्नोर किया, जैसे आर्या ने अभी कुछ बोला ही नहीं, और आर्या को उसकी कमर से पकड़कर अपने कमर पर बैठाते हुए बोला, क्यों वाइफी तुम चुप क्यों हो गए? अभी तो तुम इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी, यहाँ तक कि मेरा कॉलर भी पकड़ने की हिम्मत की। अब इसका रिवाज तो तुम्हें मिलना चाहिए ना।
आर्या तो पहले ही सदमे में थी कि वो रुद्रम की कमर में बैठ कैसे गई, और अब रुद्रम की बातें सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो अपने मन में बोली, अब ये कौन सा रिवार्ड देगी मुझे, पहले तो हमेशा सजा देते थे तो अब ये बदल कैसे गए। आर्या ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्रम को देख रही थी जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। रुद्रम को मुस्कुराता देख आर्या को एक और झटका लगा। उसे एक और नई बात पता चली कि उसका खड़ूस पति मुस्कुराता भी है, क्योंकि उसने इतने सालों में रुद्रम को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। सच में मुस्कुराते हुए रुद्रम बहुत ही हैंडसम लग रहा था। हाय, उसका पति इतना हैंडसम है उसे तो पता ही नहीं था। लेकिन फिलहाल वो रुद्रम की हैंडसनेस को गोली मारते हुए उसकी गोद से उतरने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे कोई रिवार्ड नहीं चाहिए, बस आप मुझे नीचे उतार दीजिए। मगर रुद्रम ने आर्या को कसकर उसकी कमर से पकड़ रखा था, जिस वजह से आर्या उसकी गोद से उतर ही नहीं पा रही थी। रुद्रम आर्या के नंगे कमर को अपना एक हाथ से पकड़ते हुए शावर बंद कर दिया और उसके गर्दन में अपना हाथ डाल वो आर्या की आंखों में आंखें डालकर बोला, छोड़ दूंगा वाइफी, इतनी भी जल्दी क्या है। इतना बोल रुद्रम ने आर्या के नर्म गुलाबी जैसे होठों पर अपना सख्त होंठ रख दिए और उसे चूमने लगा। ऐसा होते ही आर्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आर्या रुद्रम के कंधे पर मारने लगी ताकि वो उसे को छोड़ दे, पर रुद्रम तो रुद्रम था, उसे कब आर्या की हरकतों से फर्क पड़ने वाला था जो आज पड़ेगा, और कहाँ उसकी मस्कुलर बॉडी आर्या के मारने से दर्द करने वाली थी। आर्या की मार उसके लिए चींटी की मार जैसी थी। जब आर्या के लाख कोशिश करने के बाद भी रुद्रम ने उसे नहीं छोड़ा तो आर्या ने हार मान ली और वो भी धीरे धीरे रुद्रम की किस में खोने लगी और उसका साथ देने लगी। जब रुद्रम को महसूस हुआ कि आर्या भी उसकी किस में साथ दे रही है तो पता नहीं क्यों पर उसे दिल में एक अलग सी ही खुशी महसूस हुई और वो अपना सारा गुस्सा भूलकर आर्या को प्यार करने लगा। रुद्रम ने बड़े ही ध्यान से अपने एक हाथ से आर्या को बाथरूम में बने लेप में बैठा दिया और दूसरे हाथ से एक झटके के साथ उसके ब्लाउज की डोरी को खोल दिया। आर्या का ब्लाउज बस एक डोरी के सहारे ही लटका हुआ था, इसलिए रुद्रम इस तरह करने से आर्या ला ब्लाउज आसानी से खुल गया। इस बीच रुद्रम ने अपनी किस नहीं तोड़ी थी, वो अभी भी उसे उसी पैशन के साथ किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद रुद्रम ने आर्या के पेटीकोट को भी उसके बदन से अलग कर दिया। अब आर्या रुद्रम के सामने बस अपने रेड कॉलर के गारमेंट्स में थी, जिससे उसका बदन कुछ अलग ही निखर रहा था। रुद्रम ने जब देखा कि आर्या को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तब जाकर उसने आर्या को छोड़ा। रुद्रम आर्या से थोड़ा दूर हुआ और उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा। आर्या का छोटा सा चेहरा पूरा लाल पड़ गया था और सांस लेने की वजह से उसका चेस्ट भी ऊपर नीचे हो रही थी। आर्या को इस तरह देख अब रुद्रम के तन बदन में जैसे आग लग गई हो और जब अब बस उसे आर्या ही बुझा सकती थी। धीरे धीरे रुद्रम भी अपने कपड़े अपने बदन से अलग करने लगा। जब आर्या ये देखा तो शर्म से उसकी आंखें बंद हो गई और वो दीवार का सहारा लेकर खुद को काबू करने की कोशिश करने लगी। पहले ही रुद्रम के इस इंटेंस किस के वजह से आर्या के सांसें बेकाबू और गए और अब रुद्रम को इस तरह देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वही रुद्रम बहुत ही इंटेंस नजरों से आर्या को देख रहा था कि तभी उसकी नज़र पानी की बूंदों पर गए जो आर्या के शरीर पर किसी मोती को तरह चमक रहे थे। उन बंदों को देखकर रुद्रम को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ, इसलिए बिना एक सेकंड का समय गवाए रुद्रम आर्या के पास गया और उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। वही रुद्रम के इस तरह करने से आर्या ने अपने होश में वापस आए और वो एक तक रुद्रम को देखने लगी। वही रुद्रम ने बिना देरी किए आर्या के गर्दन में अपने होंठ रख उन पानी के बंदों को अपनी जीभ से चाटने लगा। रुद्रम के गर्म होंठ अपने गर्दन पर महसूस कर आर्या कौंप गए। उसे इस समय अपने पूरी शरीर में एक अलग सी ही कपकपी महसूस हो रही थी, साथ ही उसे बहुत अच्छा भी महसूस हो रहा था। इस मीठे एहसास को महसूस कर आर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और रुद्रम के जीभ को अपने शरीर कर इधर उधर रेंगते हुए महसूस करने लगी। वैसे भी आर्या को समझ आ गया था इस समय रुद्रम से बहस करने का कोई फायदा था। उसका दिमाग कह रहा था कि ये गलत है, रुद्रम उससे प्यार नहीं करता है, लेकिन वही उसका दिल कह रहा था ये आदमी कोई और नहीं उसका पति है, उसके साथ ही सब करने में कोई गलत है। दिल और दिमाग को जंग में आखिर जीत दिल की हुए और आर्या के खुद को रुद्रम के आगे सरेंडर कर दिया। वही रुद्रम आर्या की क्लीवेज को किस कर रहा था तो उसका एक हाथ उसकी सॉफ्ट स्किन पर था और वो उसके साथ खेल रहा था, जिसे महसूस कर आर्या की आंखें अपने आप बंद हो गई और उसने कसकर रुद्रम को उसकी कमर से पकड़ लिया, जिसे महसूस कर रुद्रम भी एक्साइटेड हो गया। थोड़ी देर बाद आर्या के शरीर पर अब एक भी कपड़ा नहीं था और अब पूरे बाथरूम में बस आर्या की सिसकियां ही सुनाई दे रही थीं। वही आर्या की सिसकियां रुद्रम को वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी। रुद्रम ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी और वो और तेजी के साथ उस एरिया को किस करने लगा, साथ ही साथ वो काट भी रहा था। आर्या अब पूरी तरह से सैलाब पर ले चुकी थी, वही रुद्रम उसके ऊपर था और वो उसके पूरे बदन को चूम और काट रहा था।
वही अब आर्या से ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि रुद्रम उसे तड़पा रहा था। बेचनी में आर्या अपने पैरों पर रगड़ रही थी। रुद्रम ने जब ये देखा कि आर्या किस तरह उसके लिए मचल रही है तो उसके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। रुद्रम आर्या को उठाकर बाथटब में ले गया और उसे उसमें बैठाकर खुद भी उसमें आ गया। उस गर्म पानी में डूबते ही दोनों को एक अलग सी ही फीलिंग महसूस हुए। थोड़ी देर आर्या के बदन से ऐसे ही खेलने के बाद रुद्रम के झटके के साथ उसके अंदर इंटर हो गया, जिसे महसूस कर आर्या के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गए। वही आर्या की चीख सुनकर रुद्रम ने जल्दी से अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद अब बाथरूम में आर्या की सिसकियां और रुद्रम की आहें भरने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। वही रुद्रम तब तक आर्या के साथ वो सब करता रहा जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो गया। उसके बाद उसने उसे आर्या क्लीन किया और उसे उठाकर रूम में ले गया। वही आर्या बुरी तरह से थक चुकी थी। उसने इतना भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपनी उंगली तक हिला सके, इसलिए उसने रुद्रम को कुछ नहीं कहा और वो जो कर रहा था उसे करने दिया। क्या सच में रुद्रम किसी और से प्यार करता है? थोड़ी देर बाद आर्या के शरीर पर अब एक भी कपड़ा नहीं था और अब पूरे बाथरूम में बस आर्या की सिसकियां ही सुनाई दे रही थी। वही आर्या की सिसकियां रुद्रम को वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी। रुद्रम ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी और वो और तेजी के साथ उस एरिया को किस करने लगा, साथ ही साथ वो काट भी रहा था। आर्या अब पूरी तरह से सैलाब पर लेट चुकी थी। वही रुद्रम उसके ऊपर था और वो उसके पूरे बदन को चूम और काट रहा था। वही अब आर्या से ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि रुद्रम उसे तड़पा रहा था। बेचनी में आर्या अपने पैरों पर रगड़ रही थी। रुद्रम ने जब ये देखा कि आर्या किस तरह उसके लिए मचल रही है तो उसके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। रुद्रम आर्या को उठाकर बाथटब में ले गया और उसे उसमें बैठाकर खुद भी उसमें आ गया। उस गर्म पानी में डूबते ही दोनों को एक अलग सी ही फीलिंग महसूस हुए। थोड़ी देर आर्या के बदन से ऐसे ही खेलने के बाद रुद्रम के झटके के साथ उसके अंदर इंटर हो गया, जिसे महसूस कर आर्या के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गए। वही आर्या की चीख सुनकर रुद्रम ने जल्दी से अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद अब बाथरूम में आर्या की सिसकियां और रुद्रम की आहें भरने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। वही रुद्रम तब तक आर्या के साथ वो सब करता रहा जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो गया। उसके बाद उसने उसे आर्या क्लीन किया और उसे उठाकर रूम में ले गया। वही आर्या बुरी तरह से थक चुकी थी। उसने इतना भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपनी उंगली तक हिला सके, इसलिए उसने रुद्रम को कुछ नहीं कहा और वो जो कर रहा था उसे करने दिया। सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। आरोही जैसे अपने रूम में पहुंची, किसी ने दरवाजे पर नोक किया। आवाज़ सुनकर आरोही बोली, आ रही हूँ। आरोही ने जैसे ही दरवाजा खोला उसकी नज़र सिया पर गई। सिया को इस वजह वहां देखकर एक पल के लिए आरोही हैरान हो गए। सिया सोनाली की फ्रेंड थी। उसे याद था कि उसने एक बार उसे कहा था कि सोनाली उसके लिए ठीक नहीं है। उसने उसे उससे दूर रहने को भी कहा था क्योंकि आरोही को पता था कि सोनाली और उसका बॉयफ्रेंड उसके पीठ पीछे उसे धोखा दे रहे थे। और जैसा कि आरोही को उम्मीद थी, सिया को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसी की तरह उसके आंखों पर भी सोनाली के विश्वास की पट्टी बंधी हुई थी। अगर पिछली जिंदगी में सोनाली ने बेदर्दी से उसके और उसके बच्चे को नहीं मारा होता तो उसे कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं होता कि उसकी बहन कभी उसका बुरा चाह सकती है या उसे धोखा दे सकती है। आरोही चाहती तो उसी समय सिया को सब सच बता सकती थी, पर वो चाहती थी सिया खुद इस बारे में पता करे। ये उसके लिए ज़्यादा अच्छा होता और उसे इस बात से सीख मिलती कि किसी के ऊपर कभी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो इंसान उसका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। भले ही उस समय सिया ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया था क्योंकि वो उसके लिए अनजान थी और ऊपर से वो सोनाली और अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर बहुत ट्रस्ट करती थी, लेकिन फिर भी आरोही की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्योंकि सोनाली उसकी बहन थी, फिर आरोही ने खुद ही बहन से उसे सावधान रहना को क्यों कहा। तभी आरोही को याद आया कि उसने कुछ दिन पहले ही कॉलेज ग्रुप में पढ़ा था कि सिया का उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है क्योंकि वो उसके पीठ पीछे धोखा दे रहा था। ये याद आते ही आरोही समझ गए कि सिया यहाँ क्यों आई थी। उस इंसिडेंट्स के बाद उसे पता चल गया होगा कि आरोही उसका बुरा नहीं चाहती थी, बल्कि वो तो उसे अपने दोस्त के खिलाफ वार्न करने आई थी, लेकिन उसने ही उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। वही सिया आंखें फाड़े आरोही को देख रही थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी ये लड़की आरोही थी। सिया उसी हैरानी के साथ बोली, तुम आरोही हो। उसे याद आया कि आरोही अकेले रहती थी और रूम में उसके अलावा कोई नहीं था, मगर उसके सामने खड़ी ये लड़की कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की और उसकी एक्स बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा सुंदर थी। उसके सामने खड़ी ये वही बदसूरत लड़की कैसे हो सकती थी।
सबको पता था कि आरोही मेकअप लगती थी क्योंकि वो किसी को भी अपना बदसूरत चेहरा नहीं दिखना चाहती थी, क्योंकि उसके बाद सब उसे घिन भरी नज़रों से देखते। सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज इस शहर का सबसे बड़ा कॉलेज था। इस कॉलेज की पढ़ाई भले ही कठिन थी, पर यह बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता था। यहाँ सबकी प्रेफरेंस को महत्व दिया जाता था, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बच्चे किस तरह कपड़े पहने या वो किस तरह मेकअप कर रहे हैं, उन्हें इन सब चीज़ों की पूरी आज़ादी थी। यहाँ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता था, न कि पहनावे पे। लेकिन सब शो ऑफ करने के लिए एक से एक महंगे कपड़े और अच्छा मेकअप करके आते थे। सिर्फ आरोही ही एक ऐसी लड़की थी जो इतना भयानक मेकअप करती थी, जिस वजह से सब उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। आरोही ने जब देखा कि सिया अभी भी उसी तरह हैरान वहाँ खड़ी है, वो उसे अंदर लाकर उसे बेड पर बैठती हुई बोली, पहले यहाँ बैठो, फिर हम शांति से बात करते हैं। आरोही समझ रही थी सिया उसे इस तरह देखकर इतना हैरान क्यों हो गई थी, क्योंकि इस समय उसने कोई मेकअप नहीं कर रखा था। अब जब सिया ने उसका असली चेहरा देख ही लिया था तो उसने सोचा वापस मेकअप लगाने का कोई मतलब नहीं था। सिया बोली, क्या तुम सच में आ रही हो? सिया को अभी भी अपनी आंखें पर विश्वास नहीं हो रहा था, उसे ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था। आरोही बोली, हाँ मैं ही आरोही हूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए फिर से वही मेकअप करके दिखाऊं? ये सुनकर सिया उसके रोकते हुए बोली, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिया को अब विश्वास हो गया था कि उसके सामने खड़ी ये लड़की और कोई नहीं आरोही है, लेकिन फिर भी उसे अभी तक ये बात समझ नहीं आई थी कि अगर आरोही इतनी सुंदर है तो फिर वो रोज उस तरह भयानक मेकअप क्यों करती थी। सिया उसी कंफ्यूजन के साथ बोली, अगर तुम इतनी खूबसूरत हो तो फिर तुम उस तरह मेकअप क्यों करती हो? आरोही अपने भौहें सिकुड़ते हुए, क्यों, मेरे उस मेकअप में क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं सुंदर नहीं दिखता हो? आरोही की खूबसूरती को देखते हुए सिया के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। ये आरोही की मर्जी थी कि वो किस तरह का मेकअप करे और किस तरह के कपड़े पहने, वो उसे बोलने वाली कोई नहीं होती थी। बस सिया ये सब देखकर शौक हो गई थी, बिना मेकअप के आरोही कितनी खूबसूरत लगती थी। सिया ने इन सब को साइड रखा और जिस बात के लिए वो यहाँ आई थी उसे याद करते हुए बोली, क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो? जैसे ही आरोही को इस बारे में पता चला कि सिया और ऋषभ उसका बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है, तो उसने सिया को मैसेज किया कि वो ऋषभ से उसका पीछा छुड़ाना में उसकी मदद कर सकती है, क्योंकि सिया एक बहुत अच्छी लड़की थी और आरोही नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ गलत हो, इसलिए उसने सिया के मदद करने के बारे में सोचा, पर उसे नहीं लगा था कि सिया उसकी कोई मदद लेगी। लेकिन अब सिया को यहाँ देखकर उसे खुशी हो रही थी। उसे याद था कि पिछली जिंदगी में सिया को ऋषभ और सोनाली के बारे में जब पता चला था तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अंत में उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। वो नहीं चाहती थी इस जिंदगी में भी सिया के साथ वो सब हो, और वैसे भी वो सोनाली से बदला लेना चाहती थी, तो ये उसके लिए एक अच्छा मौका था। आरोही सिया की मदद कैसे करेगी? क्या होगा सोनाली का रिएक्शन जब उसे इस बारे में पता चलेगा कि सिया की मदद करने के पीछे आरोही का हाथ है? सिया बोली, क्या तुम सच में आ रही हो? सिया को अभी भी अपनी आंखें पर विश्वास नहीं हो रहा था, उसे ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था। आरोही बोली, हाँ मैं ही आरोही हूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए फिर से वही मेकअप करके दिखाऊं? ये सुनकर सिया उसके रोकते हुए बोली, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिया को अब विश्वास हो गया था कि उसके सामने खड़ी ये लड़की और कोई नहीं आरोही है, लेकिन फिर भी उसे अभी तक ये बात समझ नहीं आई थी कि अगर आरोही इतनी सुंदर है तो फिर वो रोज उस तरह भयानक मेकअप क्यों करती थी। सिया उसी कंफ्यूजन के साथ बोली, अगर तुम इतनी खूबसूरत हो तो फिर तुम उस तरह मेकअप क्यों करती हो? आरोही अपने भौहें सिकुड़ते हुए, क्यों, मेरे उस मेकअप में क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं सुंदर नहीं दिखता हो? आरोही की खूबसूरती को देखते हुए सिया के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। ये आरोही की मर्जी थी कि वो किस तरह का मेकअप करे और किस तरह के कपड़े पहने, वो उसे बोलने वाली कोई नहीं होती थी। बस सिया ये सब देखकर शौक हो गई थी, बिना मेकअप के आरोही कितनी खूबसूरत लगती थी। सिया ने इन सब को साइड रखा और जिस बात के लिए वो यहाँ आई थी उसे याद करते हुए बोली, क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो? जैसे ही आरोही को इस बारे में पता चला कि सिया और ऋषभ उसका बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है, तो उसने सिया को मैसेज किया कि वो ऋषभ से उसका पीछा छुड़ाना में उसकी मदद कर सकती है, क्योंकि सिया एक बहुत अच्छी लड़की थी और आरोही नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ गलत हो, इसलिए उसने सिया के मदद करने के बारे में सोचा, पर उसे नहीं लगा था कि सिया उसकी कोई मदद लेगी। लेकिन अब सिया को यहाँ देखकर उसे खुशी हो रही थी। उसे याद था कि पिछली जिंदगी में सिया को ऋषभ और सोनाली के बारे में जब पता चला था तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अंत में उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। वो नहीं चाहती थी इस जिंदगी में भी सिया के साथ वो सब हो, और वैसे भी वो सोनाली से बदला लेना चाहती थी, तो ये उसके लिए एक अच्छा मौका था।
आरोही ने सिया की तरफ देखा जो बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। सिया को इस तरह बेचैन होता देख आरोही ने फिर ज्यादा समय नहीं लिया और एकदम से बोली, अगर तुम्हें मुझसे विश्वास है तो तुम अपने पेरेंट्स से बोलकर ऋषभ से अपनी सगाई तोड़ दो और ये जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा होगा। उसे याद था कि ठीक इसी समय ऋषभ की फैमिली को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वो लोग लगभग बैंकरप्ट की कगार पर आ गए थे, लेकिन उस समय पर सिया की परिवार उनकी मदद के लिए आगे आ गए और वो बच गए। उसे याद था कि ऋषभ की फैमिली को बचाने की वजह से सिया की फैमिली को नुकसान हुआ था, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए उन्होंने खुशी खुशी हो नुकसान सह लिया, क्योंकि वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे। उन्हें पता था कि उनकी बेटी ऋषभ से कितना प्यार करती है और वो उसके बिना जी नहीं पाएगी। आरोही की बात सुनकर सिया के चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। क्या सगाई तोड़ दूं? ये सुनकर आरोही अपनी भौहें सिकुड़ते हुए बोली, अब तुम मुझे ये बात कहना कि तुम अभी भी उस चोमू से प्यार करती हो और उससे शादी करना चाहता हो। वो कुछ नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। वो उस धोखेबाज के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती, तो उससे शादी करना तो दूर की बात थी। सिया गहरी सांस लेते हुए बोली, आरोही तुम जीतना सोच रही हो, ये उतना भी आसान नहीं है। ये सिर्फ दो फैमिली की नहीं बल्कि जो बिजनेसेज की बात है। अगर मैंने इस तरह शादी तोड़ दी तो हमारे बिजनेस को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, और वैसे भी मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। मेरे पेरेंट्स इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि ये सही होगा, हमें कुछ और सोचना होगा। आरोही मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मैंने सुना है कि ऋषभ की कंपनी को हाल ही में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो कुछ गैरकानूनी करते हुए भी पाए गए हैं, और तुम्हारी फैमिली उसकी मदद कर रही है, जिससे तुम्हारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये जानते हुए भी वो उनकी मदद कर रहे हैं क्योंकि वो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, वो अपने बेटी के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। लेकिन अब जब तुम्हारे सामने उस लड़के की असलियत आ गई है तो तुम्हें इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है तो तुम्हें दोबारा भी धोखा दे सकता है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी परिवार की खून पसीने की कमाई वो सोनाली के ऊपर खर्च करे? उसे याद था कि पिछली जिंदगी में ऋषभ ने सोनाली का बहुत सपोर्ट किया था। सिया के परिवार की मदद से आए दिन उसकी कंपनी प्रॉफिट कर रही थी और उसी पैसे से वो सिया के पीछे से सोनाली की उसके मकसद में कामयाब होने की मदद कर रहा था। यहाँ तक कि उसने सोनाली के लिए उसने एंटरटेनमेंट कंपनी में भी इन्वेस्ट किया था, जिससे सोनाली आसानी से एंटरटेनमेंट कंपनी में अपना नाम बना सके। अगर सोनाली ने खुद उसे इस बारे में नहीं बताया होता तो उसे भी कभी इस बात का पता नहीं चलता कि सोनाली के पीछे ऋषभ का हाथ था। पिछली जिंदगी में उसे याद था कि सोनाली ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपना एक बहुत बड़ा नाम बना लिया था। उसे लगता था कि ये उसकी मेहनत की वजह से था, लेकिन नहीं, इसके पीछे ऋषभ का हाथ था। अगर सिया ने सगाई तोड़ने में और थोड़ी देर की और उसकी कंपनी इसी तरह ऋषभ की मदद करती रही तब तो बहुत देर हो जाएगी। सिया ने जब आरोही को इतना सीरियस देखा तो उसने फिर भी इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और बोली, ठीक है, मैं अभी अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कभी इस बात के लिए मानेगी, क्योंकि वो ऋषभ को बहुत पसंद करते हैं। ऊपर से हमारे बिजनेस भी साथ में जुड़े हुए हैं, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। ये सुनकर आरोही बोली, लाओ तुम मुझे फ़ोन में तुम्हारे पेरेंट्स से बात करती हूँ। उसे अच्छे से याद था कि पिछली जिंदगी में जब सिया की मौत हुई थी तो उसके पेरेंट्स को गहरा सदमा लगा था, और सदमा की वजह से उसकी माँ की जल्द ही मौत हो गई थी और उसके डैड की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। आखिर सिया उनकी इकलौती बेटी थी और वो उससे बहुत प्यार करते हैं। भले ही वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो सिया से प्यार नहीं करते थे। वो बस अपने बेटी को एक अच्छे संस्कार देना चाहते थे। वो नहीं चाहते कि उनके लाड प्यार के वजह से उनकी बेटी बिगड़ गई, इसलिए उन्होंने सिया पर थोड़ी पाबंदियां लगा रही थी। आरोही को पता था कि सगाई थोड़ा आसान नहीं था, उसके वजह से सिया के पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होगी, पर आरोही को यकीन था कि उसके पेरेंट्स इस चीज़ में उसका साथ जरूर देंगे। सिया कंफ्यूजन के साथ बोली, क्या तुम सच में मेरे पेरेंट्स से बात करना चाहती हो? एक्चुअली में सिया को अभी तक आरोही पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि सोनाली उसकी खुद की बहन थी, फिर वो उसके खिलाफ जाकर उसकी मदद क्यों करेगी। लेकिन आरोही की आंखें एकदम झील की तरह साफ, उसमें उसे कोई भी छल कपट नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से सिया को उस पर विश्वास करने का मन कर रहा था। आखिर में सिया मान ही गए। ये सुनकर आरोही ने उसके फ़ोन से उसके डैड को कॉल किया। आरोही बोली, हेलो। तभी उधर से सिया के डैड थोड़ी सख्ती के साथ बोले, क्या हुआ सिया, तुम्हें इस समय क्यों कॉल किया है? तुम्हें पता है कि मैं इस समय ऑफिस में रहता हूँ और कोई मुझे इस समय कॉल करे मुझे पसंद नहीं है। वही अपने डैड को इस तरह बिना वजह खुद पर चिल्ता देख सिया का चेहरा उतर गया। ये सिर्फ आज का नहीं था, उसके डैड इसी तरह उससे सख्ती से बात करते थे।
कभी कभी तो सिया को ये भी लगता था कि वो उनकी सगी बेटी है भी नहीं। ऐसा नहीं था कि वो उसे प्यार नहीं करते थे, पर सिया को इस तरह अपने डैड का बिना वजह उस पे चिल्लाना अच्छा नहीं लगता था। वही ये सब सुनकर भी आरोही को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो घबराते हुए बोली, अंकल मैं सिया नहीं, उसकी दोस्त आरोही बोल रही हो। अंकल आप जल्दी से कॉलेज आ जाएगी। सिया ने अभी अभी खुद की जान लेने की कोशिश की है, उसने कॉलेज की बिल्डिंग से छलांग लाने की कोशिश की है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर पहुंच गए, वरना कुछ भी हो सकता था। अंकल आप जल्दी आ जाए, मैं उसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगी। वही आरोही के मुंह से ऐसी बात सुनकर सिया की आंखें हैरानी से फैल गई। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर वो कुछ बोलती उससे पहले ही आरोही ने उसे एक वार्निंग भरा लुक दिया। आरोही को इस तरह देखकर उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। आरोही ने ऐसा क्यों कहा कि सिया खुदकुशी करना चाहती है? आरोही किस तरह सिया की मदद करेगी? क्या आरोही का प्लान कामयाब होगा या उसी पर भारी पड़ जाएगा? अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में? आरोही को पता था कि सगाई थोड़ा आसान नहीं था, उसके वजह से सिया के पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होगी, पर आरोही को यकीन था कि उसके पेरेंट्स इस चीज में उसका साथ जरूर देंगे। सिया कंफ्यूजन के साथ बोली, क्या तुम सच में मेरे पेरेंट्स से बात करना चाहती हो? एक्चुअली में सिया को अभी तक आरोही पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि सोनाली उसकी खुद की बहन थी, फिर वो उसके खिलाफ जाकर उसकी मदद क्यों करेगी। लेकिन आरोही की आंखें एकदम झील की तरह साफ, उसमें उसे कोई भी छल कपट नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से सिया को उस पर विश्वास करने का मन कर रहा था। आखिर में सिया मान ही गए। ये सुनकर आरोही ने उसके फोन से उसके डैड को कॉल किया। आरोही बोली, हेलो। तभी उधर से सिया के डैड थोड़ी सख्ती के साथ बोले, क्या हुआ सिया, तुम्हें इस समय क्यों कॉल किया है? तुम्हें पता है कि मैं इस समय ऑफिस में रहता हूँ और कोई मुझे इस समय कॉल करे मुझे पसंद नहीं है। वही अपने डैड को इस तरह बिना वजह खुद पर चिल्ता देख सिया का चेहरा उतर गया। ये सिर्फ आज का नहीं था, उसके डैड इसी तरह उससे सख्ती से बात करते थे। कभी कभी तो सिया को ये भी लगता था कि वो उनकी सगी बेटी है भी नहीं। ऐसा नहीं था कि वो उसे प्यार नहीं करते थे, पर सिया को इस तरह अपने डैड का बिना वजह उस पे चिल्लाना अच्छा नहीं लगता था। वही ये सब सुनकर भी आरोही को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो घबराते हुए बोली, अंकल मैं सिया नहीं, उसकी दोस्त आरोही बोल रही हो। अंकल आप जल्दी से कॉलेज आ जाएगी। सिया ने अभी अभी खुद की जान लेने की कोशिश की है, उसने कॉलेज की बिल्डिंग से छलांग लाने की कोशिश की है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर पहुंच गए, वरना कुछ भी हो सकता था। अंकल आप जल्दी आ जाए, मैं उसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगी। वही आरोही के मुंह से ऐसी बात सुनकर सिया की आंखें हैरानी से फैल गई। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर वो कुछ बोलती उससे पहले ही आरोही ने उसे एक वार्निंग भरा लुक दिया। आरोही को इस तरह देखकर उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। वही आरोही की बात सिया के डैड की टोन एकदम से बदल गए और वो घबराते हुए बोले, तुमने अभी अभी क्या कहा कि मेरी बेटी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है? ये क्या बरकास है? क्योंकि जब उन्होंने सुबह सिया को देखा तो वो बिल्कुल ठीक थी, वो हमेशा की तरह नॉर्मल ही लग रही थी। वैसे भी अगर उसे कोई परेशानी होती तो उन्हें बताती, न कि इतना बड़ा कदम उठाती। सिया कहाँ है? मुझे अभी उससे बात करनी है, तुम उसे फ़ोन दो और कहो कि उसके डैड उससे बात करना चाहते हैं। देखो अगर ये कोई मजाक है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरी बेटी खुद की जान लेने की कोशिश क्यों करेगी? अंकल मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, सिया ने अभी अभी खुद की जान लेने की कोशिश की है, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अभी बिल्कुल ठीक है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सही समय पर उसे रोक लिया, वरना कुछ भी हो सकता था। वो अभी आराम कर रही है, लेकिन उसकी हालत थोड़ी ठीक है, उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया था। मुझे लगता है उसे किसी चीज़ का सदमा लगा है, और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप कॉलेज में आकर देख सकते हैं। आरोही ने उन्हें अपना डॉर्मेट्री का रूम नंबर बताया। जब सिया के डैड ने आरोही को इतना सीरियस देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि आरोही कोई मजाक नहीं कर रही है, इसलिए वो जल्दी से बोले, ठीक है तुम सिया का ध्यान रखना, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। वही सिया ने जब देखा कि कॉल कट गया है तो वो अपने भौहें सिकुड़ते हुए बोली, आरोही तुमने डैड से झूठ क्यों बोला? तुम ये करके क्या साबित करना चाहती हो? आरोही बोली, क्या मैंने जो कहा वो झूठ है? प्लीज अब तुम्हें ये मत कहना कि थोड़ी देर पहले तुम अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करने वाली थी। आरोही पूरी तरह कॉन्फिडेंट थी। सिया चुप थी, क्योंकि आरोही ने जो कहा था वो सच था। अगर आरोही उसकी मदद के लिए नहीं आती तो सच में अपनी जान ले लेती। आरोही फिर उसे एक्सप्लेन करते हुए आगे बोली, अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हें कहा था कि सगाई तोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये दो फैमिली नहीं दो बिजनेसेस की बात है, इसलिए मैंने ये ड्रामा किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सच सुनाने के बाद भी तुम्हारे पेरेंट्स इस बात को आसानी से जाने दे।
क्योंकि ये इतनी भी कोई बड़ी नहीं थी, वो बस ऋषभ से सिया को माफ़ी मांगने को कह के इस बात को जाने दे सकते थे, पर आरोही ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सिया के डैड को वो सब बोला जिससे उनके पास इस सगाई को तोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही न बचे। सिया को भी आरोही की बात सही लगी, इसलिए फिर उसने आगे कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिला दिया। वो बस आरोही को ध्यान से देख रही थी। सच में उसने जैसा आरोही के बारे में सुना था वो उससे बिल्कुल अलग थी। सोनाली के हिसाब से वो घमंडी थी, उसे दूसरों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं थी, वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती और ऊपर से वो एक गोल्ड डिगर भी थी और पता नहीं क्या कुछ उसने आरोही के बारे में उससे कहा था, पर आज जो उसने आरोही का रूप देखा था वो इन सबसे बहुत अलग था, बल्कि वो बहुत अच्छी और दयालु लड़की थी। सच में उसने आरोही को आज तक सिर्फ सोनाली की नज़रों से देखा था, उसने कभी खुद आरोही को जानने की कोशिश नहीं की थी। सोनाली ने बस उसे जो कहा उसने बिना सोचे समझे उसकी बातों पर यकीन कर लिया। ये सब सोचकर सिया को बहुत ही गिल्टी महसूस हो रहा था। सिया आरोही से माफ़ी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैंने अतीत जो जैसे तुम्हारे साथ बर्ताव किया उसके लिए। सच में आज तक उसने कभी भी आरोही से अच्छे से बात नहीं की थी, वो हमेशा उससे रुडली पेश आती थी। उसने सच में हमेशा आरोही को गलत समझा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने जिस तरह से अतीत में तुम्हारे साथ बर्ताव किया फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? सिंपल, तुम ऋषभ से बदला चाहती हो और मैं सोनाली से, और मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए भी कर रही हूँ। इसमें सिर्फ तुम्हारा नहीं हम दोनों का फायदा है। सिंपल। आरोही के डायरेक्ट और ईमानदार जवाब सुनकर सिया को अच्छा लगा। सिया खुशी से बोली, ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगी, मेरे जितना हाथ में होगा मैं तुम्हारी उतनी मदद करूँगी। आरोही को अभी सिया की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फ्यूचर में हो सकती थी। अगर उसे सोनाली को सबक सिखाना था तो उसने सोनाली को एंटरटेनमेंट सर्कल से बाहर निकल फेंकना होगा। और दक्ष की पोसेसिवनेस को याद करते हुए आरोही को पता था कि वो कभी भी खुद हीरोइन नहीं बन सकती थी, क्योंकि अगर उसके जेल्स पति ने उसे किसी आदमी के करीब देखा तो पूरे एंटरटेनमेंट को सर्कल को तबाह कर देगा। और सच में दक्ष ऐसा कर सकता था, बल्कि उसके पैसे और पावर को देखते हुए ये उसकी चुटकियों का काम था। लेकिन उसके सामने बैठी लड़की चाहे तो एंटरटेनमेंट की दुनिया में तहलका मचा सकती थी। सिया खूबसूरती थी, पर उसने कभी अपने खूबसूरती का शो ऑफ नहीं लिया। उसे नहीं पता था कि खुद को स्टाइल कैसे करते हैं, इसलिए किसी को नहीं पता था कि सिया आखिर में कितनी खूबसूरत है। उसे याद था कि पिछली जिंदगी में सिया ने अपनी खूबसूरती से पूरे एंटरटेनमेंट सर्कल में तहलका मचा दिया था। क्या आरोही का प्लान कामयाब हो पाएगा? क्या सच में सिया के पेरेंट्स ऋषभ से उसकी सगाई तोड़ देंगे? सिया आरोही से माफ़ी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैंने अतीत जो जैसे तुम्हारे साथ बर्ताव किया उसके लिए। सच में आज तक उसने कभी भी आरोही से अच्छे से बात नहीं की थी, वो हमेशा उससे रुडली पेश आती थी। उसने सच में हमेशा आरोही को गलत समझा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने जिस तरह से अतीत में तुम्हारे साथ बर्ताव किया फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? सिंपल, तुम ऋषभ से बदला चाहती हो और मैं सोनाली से, और मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए भी कर रही हो। इसमें सिर्फ तुम्हारा नहीं हम दोनों का फायदा है। सिंपल। आरोही के डायरेक्ट और ईमानदार जवाब सुनकर सिया को अच्छा लगा। सिया खुशी से बोली, ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगी, मेरे जितना हाथ में होगा मैं तुम्हारी उतनी मदद करूँगी। आरोही को अभी सिया की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फ्यूचर में हो सकती थी। अगर उसे सोनाली को सबक सिखाना था तो उसने सोनाली को एंटरटेनमेंट सर्कल से बाहर निकल फेंकना होगा। और दक्ष की पोसेसिवनेस को याद करते हुए आरोही को पता था कि वो कभी भी खुद हीरोइन नहीं बन सकती थी, क्योंकि अगर उसके जेल्स पति ने उसे किसी आदमी के करीब देखा तो पूरे एंटरटेनमेंट को सर्कल को तबाह कर देगा। और सच में दक्ष ऐसा कर सकता था, बल्कि उसके पैसे और पावर को देखते हुए ये उसकी चुटकियों का काम था। लेकिन उसके सामने बैठी लड़की चाहे तो एंटरटेनमेंट की दुनिया में तहलका मचा सकती थी। सिया खूबसूरती थी, पर उसने कभी अपने खूबसूरती का शो ऑफ नहीं लिया। उसे नहीं पता था कि खुद को स्टाइल कैसे करते हैं, इसलिए किसी को नहीं पता था कि सिया आखिर में कितनी खूबसूरत है। उसे याद था कि पिछली जिंदगी में सिया ने अपनी खूबसूरती से पूरे एंटरटेनमेंट सर्कल में तहलका मचा दिया था। वही दूसरी तरफ अग्निहोत्री मेंशन रुद्रम तब तक आर्या के साथ वो सब करता रहा जब तक वो पूरी तरह से सैटिस्फाइड नहीं हो गया। उसके बाद उसने आर्या को छोड़ दिया। रुद्रम ने आर्या की तरफ देखा जो बुरी तरह थक चुकी थी और उसके सीने से लगी गहरी गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। आर्या को इस तरह देखकर रुद्रम के चेहरे पे एक तिरछी मुस्कान आ गई और वो आर्या को उठाकर सीधे बाथरूम में ले गया। उसने सबसे पहले आर्या को क्लीन किया और फिर उसे बाथरोब में लपेटकर बाहर आया और उसे बेड पर बैठकर खुद नहाने चला गया। रुद्रम को वहां से जाने के बाद आर्या ने एक राहत की सांस ली। तभी वो खुद पर गुस्सा करते हुए बोली, आर्या ये तूने क्या किया? क्या तू खुद पर काबू नहीं कर सकती थी?
अगर वो तुम्हें किस कर रहे थे तो तुझे क्या जरूरत थी उनके किस में उनका साथ देने की। देख अब क्या हो गया। फिर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए, हाय मेरी कमर, उसे अपनी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। ऐसे ही आर्या कुछ न कुछ बोले जा रही थी और खुद को डांट रही थी। पर आर्या चाहे खुद को समझने की कितनी भी कोशिश न कर रही हो कि उसे रुद्रम के बहकावे में नहीं चाहिए था, उसे उससे दूर रहना है, पर उसे खुद भी पता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं था। वो चाहे भी तो रुद्रम भी दूर नहीं रह सकती थी, क्योंकि एक तो रुद्रम उसका पति था और दूसरा वो उससे बहुत प्यार करती थी। चाहे वो इस बात से कितना भी मुकर ले, पर ये बात जुतला नहीं सकती थी कि वो रुद्रम से बहुत प्यार करती थी। वो जैसा भी था उसका पति था। रुद्रम उसके लाइफ का पहला ऐसा लड़का था जो उसके इतने करीब आ पाया था। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला और रुद्रम अपने कमर में तौलिया लपेटे हुए बाहर आया। उसने देखा आर्या अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से छिपाए कुछ न कुछ बड़बड़ा रही थी। आर्या को इस खुद में ही बड़बड़ाता देख रुद्रम के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई, लेकिन तभी उसकी नज़र आर्या की कलाई पर गए जिसमें अभी थोड़ी देर पहले चोट लगी थी और उसमें से हल्का हल्का खून निकल रहा था। ये देखकर रुद्रम की आंखें एकदम से काली हो गए। वही रुद्रम के प्रेजेंस से अनजान आर्या अभी भी अपने आप को कोस रही थी कि क्यों वो रुद्रम को अपने करीब आने से रोक नहीं पाती है, क्यों रुद्रम को अपने करीब देखकर वो सब कुछ भूल जाती है। रुद्रम जल्दी से आर्या के पास गया, उसका हाथ पकड़कर उसे देखने लगा। यूं अचानक से रुद्रम के इस तरह हाथ पकड़ने से आर्या डर गई और उसके मुंह से एक आह निकल गए। आर्या ने रुद्रम की तरफ देखा जो बड़े ही ध्यान से उसके हाथ की तरफ देख रहा था। रुद्रम की यह हरकत आर्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। इतना परेशान करके भी उसे चैन नहीं मिला जो फिर उसे तंग करने आ गया। आर्या अपना हाथ रुद्रम के हाथ से खींचते हुए बोली, क्या कर रहे हैं, छोड़िए मेरा हाथ। इतना बोल आर्या अपना हाथ रुद्रम के हाथ से छुड़ाने लगी, लेकिन रुद्रम ने आर्या नहीं छोड़ा बल्कि उसकी पकड़ आर्या के हाथ पर और कस गए। रुद्रम अपनी काली आंखों से आर्या को घूरते हुए बोला, वाइफी चुप, एकदम चुप, अगर तुम एक बार और हिली ना तो मैं देखना तुम्हारे साथ क्या करूँगा। रुद्रम की धमकी सुन आर्या किसी छोटे बच्चे की तरह चुप हो गई। उसने आगे कुछ नहीं कहा। रुद्रम आर्या की चूड़ियों को उसके हाथ से साइड करते हुए उसके चोट को देखते हुए बोला, वाइफी ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, तुम्हें इतनी चोट लगी है और तुम्हें पता भी नहीं है। इतना बोलकर रुद्रम ने आर्या की तरफ देखा। रुद्रम की मुंह से चोट सुनकर आर्या कंफ्यूज और उसे कंफ्यूजन के साथ अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोली, चोट कहाँ लगी है। तभी उसकी नज़र चोट पर गए जिसमें अभी भी खून आ रहा था। चोट को देखते ही आर्या को दर्द का एहसास हुआ और वो अपना हाथ झाड़ते हुए बोली, चोट, मुझे चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा, खून भी निकल रहा है। इतना बोलकर आर्या जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी और वो चिल्ला भी रही थी। वही आर्या को इस तरह अचानक से रोता देख रुद्रम तो सदमे में ही चला गया। वो अजीब तरह से आर्या को देख रहा था क्योंकि उसने आज से पहले आर्या का ये रूप कभी नहीं देखा था। उसने इतने सालों में आर्या को चाहे कितना भी टॉर्चर क्यों न किया हो, लेकिन आर्या कभी नहीं रोई। अब देखो कैसे छोटी सी चोट देखकर गला फाड़ रही है। रुद्रम के बदले बर्ताव के वजह से आर्या के अंदर फिर से वो बचपना लौट आया था। रुद्रम ने आर्या की तरफ देखा जो बेड पर उछलते हुए अपने हाथों को पकड़ रो रही थी। आर्या को इस तरह देख रुद्रम का मन हो रहा था कि वो अपना सिर दीवार पे मारे, क्योंकि वो ही था जिसने इस चोट के बारे में उसे बताया था। रुद्रम ने जब आर्या ने पागलपन और बर्दाश्त नहीं हुआ तो आर्या के पास गया और उसे दोनों बाजुओं को पकड़ते हुए बोला, शांत हो जाओ वाइफी, ये बस एक छोटी सी चोट है, दवाई लगाने से ठीक हो जाएगी। रुद्रम की बात सुनकर आर्या एकदम चुप हो गई और रुद्रम की तरफ देखते हुए मासूमियत के साथ बोली, पक्का ना ठीक हो जाएगा। आर्या की बात सुन रुद्रम उसे बेड पर बिठाते ही बोला, हाँ पक्का ठीक हो जाएगा। आर्या ने जब ये सुना तो वो चुप कर बैठ गई और अपने घाव पर फूंक मारने लगी। रुद्रम आर्या को देखकर एक बार फिर हैरान गया। उसे तो लगा था कि उसे आर्या शांत कराने में बहुत मुश्किल होगा, पर उसके एक बार कहने पर ही आर्या शांत हो गई। आखिर उसकी बीवी चीज क्या थी। खैर, रुद्रम ने अपने ख्यालों को झटका और सामने की ड्रॉर से फर्स्ट एड निकलकर आर्या के पास गया और उसने से एंटीसेप्टिक क्रीम निकालकर उसके घाव पर हल्के हाथ से लगाने लगा और फिर उसमें एक सुंदर सा पिंक कलर का बैंडेज चिपका दिया। बैंडन चिपकाते हुए रुद्रम आर्या से बोला, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है वाइफी कि तुम्हें चोट लगी और तुम्हें पता भी नहीं चला, चलो बताओ ये चोट तुम्हें कब लगी। इतना बोल रुद्रम आर्या की तरफ देखने लगा। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब खुद ने ये चोट दिया और अभी अभी ऐसे अनजान बनकर पूछ रहे हैं कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वैसे भी ये सच था, रुद्रम को सच में पता नहीं है कि आर्या को चोट कब लगी। आखिर वो इस समय वो बहुत गुस्से में था और वैसे भी गुस्से में आदमी को कहाँ ही पता चलता है कि वो कब क्या कर रहा है।
रुद्रम का सवाल सुनकर आर्या भी सोच में पड़ गई और वो सोचने लगी कि उसे ये चोट कैसे लगी। तभी उसे याद आया कि उसे ये चोट रुद्रम ने ही तो उसे दी थी और अब देखो कैसे अनजान बन रहा है। आर्या रुद्रम को अपनी बड़ी आंखों से घूर रही थी और देखते ही देखते उसके आंखों में मोटे मोटे आंसू भर गए। वही आर्या को फिर से रोता देख रुद्रम फिर हैरान हो गया, अब उसे क्या हो गया। रुद्रम आर्या के आंसू देखते हुए बोला, वाइफी क्या हुआ, अब तुम क्यों रो रही हो? मैंने बस तुमसे यही सवाल तो किया है कि तुम्हें चोट कैसे लगी और तुम रोने लगी। देखो वाइफी, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। रुद्रम की बात सुनकर आर्या और जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, आप राक्षस है, देखना आपको भगवान कभी भी माफ नहीं करेंगे, आपको तो खुलते तेल में डाल देना चाहिए। कोई अपनी प्यारी सी सुंदर सी बीवी के साथ इतना जुल्म करता है, मतलब खुद चोट पहुंचाकर पूछ रहे हैं कि चोट किसने दिया। आर्या की बात सुनकर रुद्रम का चेहरा तवे के निचले हिस्से की तरह काला पड़ था गया। क्या उसकी बीवी ने अभी अभी उसे राक्षस कहा? रुद्रम को पता था कि वो शैतान है, पर आज तक किसी ने उसके मुंह पर ये नहीं कहा था या ये कहे कि किसी के ये कहने की हिम्मत ही नहीं थी। पर रुद्रम ने अभी इस बात को इग्नोर किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो और कुछ बोले और आर्या फिर से दहाड़े मारकर रोने लगे। उसने एक नज़र आर्या के हाथ में लगे बैंडेज की तरफ देखा, तभी उसे याद आया कि आर्या को ये चोट कब लगी थी। रुद्रम ने आर्या की तरफ देखा जो अपने बैंडेज लगे हाथ को सहला रही थी और रुद्रम को कोसे जा रही थी। आर्या की बच्चों वाली हरकतें देखकर रुद्र ने अपना सिर न हिला दिया, जैसे कह रहा हो इसका कुछ नहीं हो सकता। उसने एक आखिरी बार आर्या को देखा और चंगे करने चेंजिंग रूम में चला गया। रुद्रम को इस तरह बिना कुछ बोले चेंजिंग रूम में जाते देखा आर्या का मुंह बन गया। फिर वो भी रुद्रम को इग्नोर करते हुए कबर्ड से कपड़े निकालकर बाथरूम में अपने कपड़े पहनने चली गई। क्या सच में रुद्रम बदल गया था कि ये उसकी कोई चाल थी? रुद्रम आर्या के आंसू देखते हुए बोला, वाइफी क्या हुआ, अब तुम क्यों रो रही हो? मैंने बस तुमसे यही सवाल तो किया है कि तुम्हें चोट कैसे लगी और तुम रोने लगी। देखो वाइफी, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। रुद्रम की बात सुनकर आर्या और जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, आप राक्षस है, देखना आपको भगवान कभी भी माफ नहीं करेंगे, आपको तो खुलते तेल में डाल देना चाहिए। कोई अपनी प्यारी सी सुंदर सी बीवी के साथ इतना जुल्म करता है, मतलब खुद चोट पहुंचाकर पूछ रहे हैं कि चोट किसने दिया। आर्या की बात सुनकर रुद्रम का चेहरा तवे के निचले हिस्से की तरह काला पड़ था गया। क्या उसकी बीवी ने अभी अभी उसे राक्षस कहा? रुद्रम को पता था कि वो शैतान है, पर आज तक किसी ने उसके मुंह पर ये नहीं कहा था या ये कहे कि किसी के ये कहने की हिम्मत ही नहीं थी। पर रुद्रम ने अभी इस बात को इग्नोर किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो और कुछ बोले और आर्या फिर से दहाड़े मारकर रोने लगे। उसने एक नज़र आर्या के हाथ में लगे बैंडेज की तरफ देखा, तभी उसे याद आया कि आर्या को ये चोट कब लगी थी। रुद्रम ने आर्या की तरफ देखा जो अपने बैंडेज लगे हाथ को सहला रही थी और रुद्रम को कोसे जा रही थी। आर्या की बच्चों वाली हरकतें देखकर रुद्र ने अपना सिर न हिला दिया, जैसे कह रहा हो इसका कुछ नहीं हो सकता। उसने एक आखिरी बार आर्या को देखा और चंगे करने चेंजिंग रूम में चला गया। रुद्रम को इस तरह बिना कुछ बोले चेंजिंग रूम में जाते देखा आर्या का मुंह बन गया। फिर वो भी रुद्रम को इग्नोर करते हुए कबर्ड से कपड़े निकालकर बाथरूम में अपने कपड़े पहनने चली गई। वहीं दूसरी तरफ सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज, सिया के मॉम डैड आ चुके थे और वो इस समय बहुत ही घबराए हुए थे। आरोही ने जैसे ही दरवाजा खोला, सिया की मॉम अपनी घबराए हुए आवाज में बोली, सिया कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मुझे मेरी बेटी से मिलना है, वो कहाँ है? आरोही जल्दी से बोली, आंटी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिया बिल्कुल ठीक है, वो रूम में आराम कर रही है, आप चाहे तो अंदर आकर उसे देख सकते हैं। ये बोलकर आरोही साइड हट गए। सिया के मॉम डैड जैसे ही अंदर आए, उसकी नज़र अपनी बेटी पर गई जो बेजान हालात में बेड पर लेटी हुई थी। सिया को देखकर लग रहा था कि उसके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई हो। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी दोनों आंखें बुरी तरह सूजे हुए थे। सिया को इस तरह देखकर उनका दिल जैसे टूट सा गया। सिया की मॉम बोली, सिया तुम ठीक तो हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने इतना बड़ा कदम उठने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, अपनी मॉम के बारे में नहीं सोचा कि तुम्हें कुछ हो गया तो वो जिंदा कैसे रहेगी? सिया के डैड बोले, सिया बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कॉलेज में किसी ने तुम्हें परेशान किया है? अपने डैड को बताओ, वो उसे छोड़ेंगे नहीं। सिया शौक होकर अपने मॉम डैड को देख रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उसके मॉम डैड है जो हमेशा उस पर गुस्सा करते रहते थे और उसे हमेशा अच्छे से बिहेव करने को कहते थे। ऐसा नहीं था कि उसके मॉम डैड उसे प्यार नहीं करते थे, पर वो कभी ये जताते नहीं थे, जिस वजह से अपनी मॉम डैड को अपने लिए इतनी फिक्र करता देख सिया हैरान हो गए थी।
अपनी पेरेंट्स का इतना प्यार देखकर सिया खुद को और रोक नहीं पाए और अपने मॉम को गले लगाकर फुट-फुट कर रोने लगी। वही सिया को इस तरह रोता देखकर सिया को मॉम को लगा जैसे उनका सब कुछ खत्म हो गया हो। वो प्यार से सिया के बाल में हाथ फेरते हुए उसे चुप करवाने की कोशिश करते हुए बोली, बस मेरा बच्चा ऐसे रोते नहीं है, तुम्हें पता है न, तुम्हारी मॉम तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती है। चलो अब जल्दी से अपनी मॉम को बताओ क्या हुआ जो तुमने अपनी जान लेने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, ये नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमरा क्या होगा। वही आरोही जो बाजू में खड़ी ये सब देख रही थी वो रोते हुए बोली, अंकल आंटी सिया के साथ बहुत गलत हुआ है, आपको जरूर उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिए, कोई हमारी मासूम सी सिया के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वही आरोही की बात सुनकर सिया के डैड का चेहरे गुस्से से एकदम लाल हो गया। वो लगभग गुस्से से चिल्लाते हुए, किसने मेरी बेटी को परेशान किया, तुम मुझे बताओ, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह कौंप जाएगी। आरोही जल्दी से बोली, ऋषभ और सोनाली, उन दोनों के वजह से सिया के ये हालात है। आरोही की बात सुनकर सिया के डैड के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। ये तुम क्या कह रही हो ऋषभ और सोनाली? ऋषभ कभी भी सिया को परेशान नहीं कर सकता है, और क्या सोनाली सिया की बेस्ट फ्रेंड नहीं है? आरोही जल्दी से एक्सप्लेन करते हुए बोली, ये सच नहीं है अंकल। ऋषभ ने कभी भी सिया से प्यार नहीं किया, यहाँ तक कि वो सिया की पीठ उसके ही बेस्ट फ्रेंड के साथ उसे चिट कर रहा था। सोनाली ने न सिर्फ ये बात सिया से छुपाए बल्कि ये पता होने के बावजूद भी कि सिया और ऋषभ की सगाई हो चुकी है वो उसके साथ रंगरलियां मना रही थी। सिया के डैड कठोरता के साथ बोले, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, ऋषभ कभी भी सिया के साथ कुछ नहीं कर सकता है, तुम्हें पक्का कोई गलतफहमी हुई होगी, ऋषभ इस टाइप का लड़का है ही नहीं, वो सिया से बहुत प्यार करता है तो फिर वो उसे धोखा क्यों देगा, वो भी उसकी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर। सिया की मॉम भी ऋषभ का साथ देते हुए बोली, हाँ ऋषभ ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो सिया की कितना ध्यान रखता है, वो किसी राजकुमारी की तरह उसका ख्याल रखता है, तो फिर वो ऐसा क्यों करेगा, जरूर तुम्हें ही कुछ गलतफहमी हुई होगी। सिया के मॉम डैड के मुंह से ऋषभ के लिए ये सब सुनकर आरोही का मन जोर जोर से हंसने का कर रहा था, पर उसने जैसे तैसे अपने हंसी को कंट्रोल किया। सच में ऋषभ नाटक करने में बहुत अच्छा है, इसमें कोई अचरज नहीं थी कि सिया को इस बात की चिंता क्यों थी कि उसके पेरेंट्स उस पर विश्वास नहीं करेंगे। आरोही आगे बोली, अंकल आंटी आप दोनों बहुत ही भूले हैं जो आप ऋषभ की चालाकियां को नहीं समझ पाए। वो इतने टाइम से आपके सामने भोला और एक अच्छा इंसान होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन जब भी आप दोनों उसके सामने नहीं होते हैं तो सिया के साथ बहुत ही बुरे तरीके से पेश आता था, यहाँ तक कि उसने कई बार सिया पर हाथ भी उठाया है। एक दिन तो उसने ये तक कह दिया था कि वो सोच भी कैसे सकती है वो उस जैसी लड़की से प्यार करेगा, बल्कि वो तो किसी और से प्यार करता है। लेकिन आपको तो पता है कि हमारी सिया कितनी भूली जाया, और वो ऋषभ से बहुत प्यार भी करती थी, इसलिए उसने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि ऋषभ से गुस्से में ये सब बोल दिया होगा, आखिर वो उसकी मंगेतर थी तो किसी और से प्यार कैसे कर सकता था। वैसे भी वो बस उसकी एक झलक पाकर ही खुश हो जाती थी, तो उसने सोचा अगर ऐसा कुछ होगा भी तो ऋषभ उसके प्यार को देखकर जरूर बदल जाएगा। सिया ने उसे खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, वो दिन भर किसी नौकरों की तरह उसके आगे पीछे घूमती रहती थी और उसे खुश करने का बहाना ढूंढती थी, लेकिन फिर भी ऋषभ नहीं बदला, बल्कि वो और बुरी तरह से सिया के पेश आने लगा, यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों के सामने भी सिया का मजाक उड़ाता था। उसे जो कुछ सिया के बारे में पता था वो सब उसके पेरेंट्स को बता दिया। वही आरोही की सारी बातें सुनने के बाद सिया के डैड चिल्लाते हुए बोले, सिया तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम किसी के लड़के के लिए इतना पागल कैसे हो सकती हो कि तुम उसे खुश करने के लिए उसके नौकर तक बन गए। उसकी हिम्मत कैसे हुए तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने की, अगर मैं नहीं होता तो उसका परिवार कब का बैंकरप्ट हो गया होता। उसे तो तुम्हें किसी राजकुमारी की तरह रखना चाहिए, और ऐसा करने की जगह वो तुम्हारे साथ ऐसे पेश आ रहा है जैसे तुम उसकी कोई नौकर हो। सिया की मॉम को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी किसी लड़के के लिए ऐसा कुछ कर सकती है। वो सिया पर गुस्सा करते हुए बोली, सिया तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो, और तुमने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया कि ऋषभ तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव करता है। आरोही बोली, सिया को डर था कि अगर उसने आपको इस बारे में बता दिया तो वो ऋषभ को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। अगर उसने ऋषभ के बारे में आपको कुछ भी बताया तो उसकी नफरत उसके लिए कम होने की जगह और बढ़ जाएगी। क्या आरोही का प्लान कामयाब होगा? क्या सच जानने के बाद सिया मॉम डैड ऋषभ से सिया की एंगेजमेंट तोड़ देंगे? अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में? सिया वैसा भी ऋषभ के बस एक झलक पाकर ही खुश हो जाती थी, तो उसने सोचा अगर ऐसा कुछ होगा भी तो ऋषभ उसके प्यार को देखकर जरूर बदल जाएगा।
सिया ने उसे खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। वो दिन भर किसी नौकरों की तरह उसके आगे पीछे घूमती रहती थी और उसे खुश करने का बहाना ढूंढती थी, लेकिन फिर भी ऋषभ नहीं बदला, बल्कि वो और बुरी तरह से सिया के पेश आने लगा। यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों के सामने भी सिया का मजाक उड़ाता था। उसे जो कुछ सिया के बारे में पता था वो सब उसके पेरेंट्स को बता दिया। वही आरोही की सारी बातें सुनने के बाद सिया के डैड चिल्लाते हुए बोले, सिया तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम किसी के लड़के के लिए इतना पागल कैसे हो सकती हो कि तुम उसे खुश करने के लिए उसके नौकर तक बन गए? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने की? अगर मैं नहीं होता तो उसका परिवार कब का बैंकरप्ट हो गया होता। उसे तो तुम्हें किसी राजकुमारी की तरह रखना चाहिए और ऐसा करने की जगह वो तुम्हारे साथ ऐसे पेश आ रहा है जैसे तुम उसकी कोई नौकर हो। सिया की मॉम को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी किसी लड़के के लिए ऐसा कुछ कर सकती है। वो सिया पर गुस्सा करते हुए बोली, सिया तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? और तुमने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया कि ऋषभ तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव करता है? आरोही बोली, सिया को डर था कि अगर उसने आपको इस बारे में बता दिया तो वो ऋषभ को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। अगर उसने ऋषभ के बारे में आपको कुछ भी बताया तो उसकी नफरत उसके लिए कम होने की जगह और बढ़ जाएगी। आरोही ने अपने तरफ जितना हो सका उतना सिया के मॉम डैड को ऋषभ के बारे में सब कुछ सच बता दिया। इससे आगे वो और कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि आखिरी डिसीजन तो सिया के मॉम डैड को ही लेना था कि क्या सच जानने के बाद भी क्या वो अभी भी अपनी बेटी की शादी भी उस जैसे गिरे हुए लड़के से करना चाहेगी, या उनकी बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव करने के लिए उसे सबक सिखाएंगे। क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता था वो दोबारा भी वैसा कर सकता था, और आरोही को पूरा भरोसा था कि सिया के मॉम डैड सिया के लिए कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसने अपनी पिछली जिंदगी में देखा था कि सिया के मॉम डैड उससे कितना प्यारा करते हैं। इसलिए आरोही इतने विश्वास को साथ ये सब बोल रही थी। अगर उसे भरोसा नहीं होता तो वो कभी ये सब बात सिया को मॉम डैड को खुद नहीं बताती, और इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। 1 महीने बाद सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। आरोही का मूड आज काफी खराब था। उसका पूरा बदन दर्द से टूटा जा रहा था। उसे इस समय दक्ष पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इस समय उसकी जो भी हालत थी उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ दक्ष था। वो मन ही मन में दक्ष को कोसते हुए बोली, डेविल, हाँ सच में वो एक नंबर की डेविल है। देखो मुझ जैसी छोटी बच्ची की क्या हालात कर दी। आरोही तो सुबह अपने बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे खूब मारा हो। उसे इतना दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो हिम्मत करके कॉलेज आई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे घर पर देखकर दक्ष फिर से चालू हो गया तो। नहीं, उसके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से उसके टॉर्चर को झेल सके। सच में कल रात उसके लिए टॉर्चर से कम नहीं थी। कल दक्ष सच में उसे बहुत परेशान किया था, इसलिए वो जल्दी से जैसे तैसे रेडी होकर कॉलेज आ गए। इस चक्कर में आज अच्छे से मेकअप ही नहीं किया था। वो रोज वाटरप्रूफ मेकअप लगेगे कॉलेज आती थी, पर वो उसके डॉर्मेट्री में ही रह गई थी। वो उसे अपने साथ घर ले जाना भूल गई थी, इसलिए उसने आज सिंपल मेकअप किया था। कल कॉलेज की छुट्टी थी तो उसने सोचा कि वो घर जाकर दक्ष को सरप्राइज देगी, पर उसे क्या पता था कि उसका सरप्राइज उसी पर ही भारी पड़ जाएगी, वरना वो कभी भी दक्ष के पास नहीं जाती। कल रात भर दक्ष उसे खूब परेशान किया। भले ही उसने लिमिट क्रॉस नहीं, पर उसके अलावा उसने सब कुछ किया। आरोही यही सब सोचते हुए अंदर जा रही थी, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सब अपनी आंखों में चमक लिए उसे ही देख रहे थे, जैसे उन्हें कोई अच्छा शो का इंतजार हो। अगर आरोही एक बार उनकी तरफ देख लेती तो पक्का समझ जाती कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, पर आज उसका सारा दिमाग दक्ष ने ब्लॉक कर दिया था। अभी आरोही के दिमाग में उसके और दक्ष के रात वाली सीन ही घूम रहे थे, जब दक्ष उसके बेहद करीब था, और उसके साथ ही सब सोचते ही उसके गाल एक बार फिर शर्म से लाल हो गए। भले ही वो दक्ष से गुस्सा थी, पर ये बात को भी झूठला नहीं सकती थी कि उसने भी कल रात खूब एंजॉय किया था। उसे दक्ष का उसके साथ वो सब करना अच्छा लग रहा था। उसने कल पहली बार दक्ष का रोमांटिक साइड देखा था और उसे वो बहुत पसंद आया था। उसे नहीं पता था कि उसका पजेसिव क्रूर गुस्सा करोड़पति इतना रोमांटिक भी हो सकता है। सच में कल उसने दक्ष का एक नया ही रूप देखा था। पता नहीं वो अभी ऐसा था, तो जब वो दोनों सही मायने में पति पत्नी बन जाएगा तो वो कैसे होगा, ये सोचकर आरोही फिर से शर्मा गए, क्योंकि दक्ष का चेहरा हमेशा इमोशनलेस रहता था, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इंसान इतना रोमांटिक भी हो सकता है। यही सब सोचते हुए आरोही कब कॉलेज के कैंपस में पहुंच गई उसे पता ही चला कि तभी किसी ने अचानक से उसके ऊपर पानी फेंक दिया। आरोही इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, जिस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाए, और जब वो तक सेंस में आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरोही पूरी तरह भीग चुकी थी। वही आरोही को इस तरह देखकर सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। उन सब से तो बर्दाश्त ही आरोही का असली चेहरा देखने के लिए उन सब से अपना फोन बाहर निकाल लिया। वो सब इतने सुनहरे पल को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती थी।
वो सब ये जानने के लिए बहुत उतलावे थे कि आखिर आरोही असल में कितनी बदसूरत है। फाइनल वो अब आरोही का असली चेहरा देख पाएगा जिसके लिए उन्होंने ना जाने कितना इंतजार किया था। उन्होंने कई बार कोशिश की थी पर आरोही हर बार बच गई, पर अब फाइनली वो उनके जाल में फंस गए थी। चारों तरफ सिर्फ शोर ही शोर सुनाई दे रहा था। आरोही के ऊपर बिना रुके पानी गिर रहा था और ये सब देखकर सब जोर जोर से हंस रहे थे, तो कुछ आपस में बातें कर रहे थे और कुछ आपसे में शर्त भी लगा रहे थे कि वो कितनी बदसूरत होगी। सच आज सब में बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी थी। वही सिया दूर खड़े ये सब देख रहा थे। वो आगे जाने चाहती थी, वो ये सब रोकना चाहती थी, पर इतनी भीड़ होने की वजह से वो आगे ही नहीं पा रही थी। उससे आरोही की हालात देखी नहीं जा रही थी, उसे रोना आ रहा था। आरोही ने उसकी इतनी मदद की थी पर फिर भी वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, बस दूर खड़े आरोही को बुली होते हुए देख रही थी। उसे सच में आज अपनी बेबसी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों 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 वो इतनी कमजोर क्यों थी? यहाँ तक कि उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने मैंडेटर के खिलाफ जा सके। अगर आरोही सही समय पर नहीं आती उसकी मदद के लिए, वो कब का खुद की जान ले चुकी होती। सिर्फ और सिर्फ आरोही के वजह से वो आज उस ऋषभ से आज़ाद हो पाई थी। आरोही की मेहनत बेकार नहीं गई थी। जैसे उसने उम्मीद की थी, उसके मॉम डैड ने उसका साथ दिया और ऋषभ के साथ उसकी एंगेजमेंट तोड़ दी। यहाँ तक कि उन्होंने ऋषभ की फैमिली से अपनी कोलैबोरेशन तक तोड़ दी थी। भले ही इससे उन्हें थोड़ा नुकसान हुआ था, पर यह नुकसान उसकी बेटी की खुशियां से बढ़कर नहीं था। ये दुनिया बहुत ही बेकार थी। वो अमीर और सुंदर लोगों के सामने सिर झुकाते थे और गरीब और बदसूरत लोगों को घिन भरी नज़रों से देखते थे। उनके हिसाब से वो लोग दुनिया पर बोझ होते थे, उन्हें जीने का कोई हक नहीं होता था। इसलिए कॉलेज का कोई भी इंसान आरोही को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो सुंदर नहीं थी, पर असलियत तो कुछ और ही थी। और ये बात सिया को पता थी, क्योंकि असल में आरोही किसी परी तरह थी। आरोही के पूरे कपड़े भीग गए थे, उसके बाल भी उसके आधे मेकअप वाले चेहरे से चिपक गए थे, जिस वजह से वो और डरावनी लग रही थी। आरोही ने एक नज़र चारों तरफ देखा, सब लोग उस पर हंस रहे थे। किसी को भी उसकी हालात पर दया नहीं आ रही थी, बल्कि उसे इस तरह देखकर सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। आरोही कैंपस के बीचों बीच खड़ी थी और उस पर बिना रुके चारों तरफ से पानी की बौछार रही थी। वो चाहे अपने आप को बचाने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर रही हो, पर वो बच नहीं पा रही थी। वही ईशा दूर खड़े ये सब देख रही थी। उसे आरोही को इस तरह देखकर बहुत आ रहा था। सिर्फ और सिर्फ आरोही के वजह से वो पूरे कॉलेज के सामने एक मजाक बनकर रह गए थी। यहाँ तक कि आरोही ने उससे ध्रुव को भी उससे छीन लिया था। और रही बात कार्तिक की, तो वो उसे एक नज़र भी नहीं देखता था। आरोही को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। अब वो उनके रोज रोज परेशान करने से तंग आ गए थी। उसने भी सोच लिया कि वो इन सबको अच्छा सबक सिखाएंगे, इसलिए वो शांति से एक जगह पर खड़ी हो गई। वो जो करना चाहते थे उन्हें करने दिया। आखिर वो उन्हें दिखना चाहती थी कि इस बार उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जिस हाथ से वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी, उसने उन्हें नीचे कर दिया। वो उसका असली चेहरा देखना चाहते थे, तो वो उन्हें दिखाएगी कि असल में वो दिखती कैसी है। आरोही ने आज ज़्यादा मेकअप नहीं किया था और जो मेकअप उसे किया था वो भी नॉर्मल क्वालिटी का था, जिस वजह से वो आसानी से पानी से धुल गया। आरोही का मेकअप हटते हुए चारों तरफ एकदम शांति छा गई थी। जो लोग चिल्ला रहे थे वो एकदम से चुप हो गए। क्या होगा सबका रिएक्शन आरोही का असली चेहरा देखकर? आप लोग बोल रहे थे न कि आरोही का असली चेहरा दिखाओ। लो, मैंने दिखा दिया सबको आरोही का असली चेहरा। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में? आरोही के पूरे कपड़े भीग गए थे, उसके बाल भी उसके आधे मेकअप वाले चेहरे से चिपक गए थे, जिस वजह से वो और डरावनी लग रही थी। आरोही ने एक नज़र चारों तरफ देखा, सब लोग उस पर हंस रहे थे। किसी को भी उसकी हालात पर दया नहीं आ रही थी, बल्कि उसे इस तरह देखकर सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। आरोही कैंपस के बीचों बीच खड़ी थी और उस पर बिना रुके चारों तरफ से पानी की बौछार रही थी। वो चाहे अपने आप को बचाने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर रही हो, पर वो बच नहीं पा रही थी। वही ईशा दूर खड़े ये सब देख रही थी। उसे आरोही को इस तरह देखकर बहुत आ रहा था। सिर्फ और सिर्फ आरोही के वजह से वो पूरे कॉलेज के सामने एक मजाक बनकर रह गए थी। यहाँ तक कि आरोही ने उससे ध्रुव को भी उससे छीन लिया था। और रही बात कार्तिक की, तो वो उसे एक नज़र भी नहीं देखता था। आरोही को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। अब वो उनके रोज रोज परेशान करने से तंग आ गए थी। उसने भी सोच लिया कि वो इन सबको अच्छा सबक सिखाएंगे, इसलिए वो शांति से एक जगह पर खड़ी हो गई। वो जो करना चाहते थे उन्हें करने दिया। आखिर वो उन्हें दिखना चाहती थी कि इस बार उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जिस हाथ से वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी, उसने उन्हें नीचे कर दिया। वो उसका असली चेहरा देखना चाहते थे, तो वो उन्हें दिखाएगी कि असल में वो दिखती कैसी है।
आरोही ने आज ज़्यादा मेकअप नहीं किया था और जो मेकअप उसे किया था वो भी नॉर्मल क्वालिटी का था, जिस वजह से वो आसानी से पानी से धुल गया। आरोही का मेकअप हटते हुए चारों तरफ एकदम शांति छा गई थी। जो लोग चिल्ला रहे थे वो एकदम से चुप हो गए। जो लोग आपस में बात कर रहे थे, जो लोग वीडियो बना रहे थे, वो अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर पूरी तरह हक्का बक्का रह गए। इस समय उनके सामने जो लड़की खड़ी थी उसकी स्किन बग की तरह सफ़ेद थी। वो लड़की किसी भी एंगल से बदसूरत नहीं थी, बल्कि वो लड़की स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा से कम नहीं थी। आरोही का ये रूप देखकर किसी के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। आरोही अपनी चमकती नीली आंखों से सबकी तरफ देखते हुए बोली, अब क्या तुम सब सेटिस्फाई हो? फाइनल तुम सब से मेरा असली चेहरा देख लिया। मुझे उम्मीद है कि तुम सब ने जो देखा वो तुम्हें पसंद आया होगा। आरोही घमंड से वहां खड़ी थी और सबको देख रही थी। वही कार्तिक को जब इस बारे में पता चला तो वो जल्दी से वहां आया, लेकिन अपने सामने का नज़ारा देखकर वो भी पूरी हैरान हो गया। उसे हमेशा से लगता था कि दक्ष ने उस जैसी बदसूरत लड़की से क्यों शादी की। उसे तो दुनिया की कोई भी खूबसूरत और बेहतरीन लड़की मिल सकती थी जो उसके स्टेटस की भी होती, क्योंकि उसके पास से आरोही के पास अपने उस बदसूरत चेहरे के अलावा कुछ था ही नहीं। लेकिन आज उसे पता चल रहा था कि जिसे वो इतने समय से बदसूरत समझ रहा था वो असल में काफ़ी सुंदर थी, या फिर ये कहे कि उसने आज तक जितनी भी लड़की देखी थी आरोही उन सब में सबसे ज़्यादा सुंदर थी। पर उसे भी पता था कि दक्ष ने सिर्फ आरोही की खूबसूरती देखकर तो उससे शादी नहीं की होगी। पक्का आरोही में कुछ तो था जो उसने दक्ष जैसे कोल्ड हार्टेड लड़के जिसे लड़कियों से नफरत थी उसे उससे से शादी करने पर मजबूर कर दिया। अब तो उसे आरोही को मैं और इंटरेस्ट आने लगा था। वो जानना चाहता था कि असल में आरोही थी कैसी। वही जो लोग थोड़ी देर पहले आरोही का मजाक रहे थे, आरोही का इतना खूबसूरत चेहरा देखकर उनके पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। लेकिन इस भीड़ में कोई एक था जो शांत एकदम था, जैसे उसे इस बारे में पहले से ही पता हो। वो इंसान कोई और नहीं ध्रुव था। एक लड़की बोली, ओ माय गॉड, ये कितनी सुंदर है, इसकी स्किन बर्फ की तरफ सफ़ेद है। हाँ, ये सच में काफ़ी खूबसूरत है। तभी एक लड़का बोला, यहाँ क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा क्या? मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मेरे सामने खड़ी ये लड़की आरोही है। नहीं नहीं, ये सुंदरी आरोही कैसे हो सकती है? क्या सच में ये वही बदसूरत आरोही है? लेकिन ये इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? तभी क्यों दूसरा लड़का बोला, कोई मुझे पकड़ो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे ये बदसूरत लड़की सुंदर परी क्यों दिखाई दे रही है। कोई और बोला, अरे मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है, मुझे लग रहा है मुझे पहली नज़र वाला प्यार हो गया है। ये मेरे सपनों की राजकुमारी है। क्या ये वही आरोही है जिसके बदसूरती का गुणगान करते तुम्हारी मुंह नहीं रुकते थे? तुमने कहा था कि तुम आज मुझे सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज की सबसे बदसूरत लड़की से मिलवाओगे। तुम्हें किस एंगल से ये लड़की बदसूरत दिखाई देती है? बल्कि ये लड़की हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की सोनाली से भी सुंदर है। सोनाली का नाम सुनते ही सबकी आंखें बड़ी हो गई है। तभी उन्हें कुछ याद आया, आरोही सोनाली की बहन थी तो पक्का उसे इस बारे में पता होगा। फिर भी उसने ये बात हमें नहीं बताई, बल्कि वो अपनी बहन की बेइज्जती होते देखते रही। वो कितनी गिरी हुई लड़की है, सच में कोई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? ऐसे ही सब आपस में बातें कर रहे थे। आरोही की खूबसूरती देखकर उन सब का दिमाग खराब हो गया था। कुछ लोग तो ये सच बर्दाश्त ही कर पाए और वहीं पर बेहोश हो गए, और कुछ का तो दिमाग काम करना बंद कर दिया, क्योंकि जिन्हें वो इतने समय से कॉलेज की सबसे बदसूरत लड़की समझ रहे थे वो कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की निकली। वो ये बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। वही आरोही सब कुछ देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उनकी बातें सुनी उसकी आंखें छोटी हो गए। उसे इस समय बहुत तेज गुस्सा आ रहा। जो लड़के अभी कुछ समय पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसे बदसूरत और क्या कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका असली चेहरा देखा वो उसके प्यार में पड़ गए। आरोही का अभी सबको अपना असली का कोई प्लान नहीं था, लेकिन एक प्रैंक की वजह से सब कुछ खराब हो गया। वो शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, क्योंकि उसे दक्ष के ओवर पजेसिव नेचर से बहुत डर लगता था। उसे पता था अगर दक्ष ने उसे किसी लड़के भी करीब देखा तो वो गुस्से से पगला हो जाएगा, और गुस्से में आकर वो उसे घर में भी कैद कर सकता था। उसने अपनी पिछली जिंदगी कैद में ही गुंजरी और वो दोबारा वो सब भयानक अनुभव नहीं करना चाहती थी। लेकिन आज कुछ भी हुआ था, उससे उसकी सिंपल सी जिंदगी तबाह हो गई थी। उसे पता था कि वो चाहकर भी अब चैन से जी नहीं पाएगी। सिर्फ ध्रुव की वजह से उसे कितना कुछ झेलना पड़ा था। अब पता नहीं वो इतने लोगों को कैसे हैंडल करेगी। आरोही ने भीड़ की तरफ देखा। सब लोग आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे, क्योंकि वो सब लोग उसकी खूबसूरती को पास से देखना चाहते थे। अगर वो दूर से ही इतनी खूबसूरत लग रही थी तो पता नहीं वो पास से कितनी खूबसूरत होगी। आरोही ने सबको इग्नोर, क्योंकि उसे इन सब बेवकूफ़ों से कोई लेना देना नहीं था। उन सब के लिए बाहरी खूबसूरती ज़्यादा मायने रखती थी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इंसान अंदर से कैसा है, उसका नेचर कैसा है।
अगर वो बाहर से सुंदर है तो उन्हें तो पसंद है। आरोही को ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी जो मन की खूबसूरती से ज्यादा तन की खूबसूरती को वैल्यू देता थे। इसलिए वो दक्ष को इतना पसंद करती थी, उसके लिए बाहरी खूबसूरती से ज्यादा मन की खूबसूरती ज्यादा मायने रखती थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कैसे दिखती है, वो जैसी थी उसे वो पसंद थी। उसे याद था कि पिछली जिंदगी में कितनी सालों तक उसने दक्ष को अपना असली चेहरा नहीं दिखाया, पर फिर भी दक्ष ने कभी भी उसे खुद से दूर जाने नहीं दिया, क्योंकि उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आरोही कैसी दिखती है। अभी भी जब वो अपना वो भयानक मेकअप करती थी जिसे देखकर सब डर जाते थे, पर दक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उस समय भी उसके साथ उतने ही प्यार से पेश आता था जब वो बिना मेकअप के साथ आता था। कभी कभी तो आरोही भी हैरान हो जाती थी, क्या दक्ष को उसका ये चेहरा देखकर घिन नहीं आती थी। भले ही ये सिर्फ एक मेकअप था, फिर भी बहुत डरवाना था। शायद इसलिए आरोही जब भी दक्ष के साथ होती थी तो वो एक अलग ही लड़की बन जाती थी। वो उसके सामने एकदम बच्ची बन जाती थी, क्योंकि उसे पता था कि वो चाहे कुछ भी क्यों ना करे, कितनी भी पागलों वाली हरकत क्यों ना करे, दक्ष तब भी उससे उतना ही प्यार करेगा, उसकी उतनी ही केयर करेगा। क्या होगा सोनाली का रिएक्शन जब उसे इस बारे में पता चलेगा? और अब कार्तिक आगे क्या करेगा? आरोही ने सबको इग्नोर, क्योंकि उसे इन सब बेवकूफ़ों से कोई लेना देना नहीं था। उन सब के लिए बाहरी खूबसूरती ज़्यादा मायने रखती थी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इंसान अंदर से कैसा है, उसका नेचर कैसा है। अगर वो बाहर से सुंदर है तो उन्हें तो पसंद है। आरोही को ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी जो मन की खूबसूरती से ज़्यादा तन की खूबसूरती को वैल्यू देता थे। इसलिए वो दक्ष को इतना पसंद करती थी, उसके लिए बाहरी खूबसूरती से ज्यादा मन की खूबसूरती ज्यादा मायने रखती थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कैसे दिखती है, वो जैसी थी उसे वो पसंद थी। उसे याद था कि पिछली जिंदगी में कितनी सालों तक उसने दक्ष को अपना असली चेहरा नहीं दिखाया, पर फिर भी दक्ष ने कभी भी उसे खुद से दूर जाने नहीं दिया, क्योंकि उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आरोही कैसी दिखती है।